चलिए तो पूजा का हैंगओवर अब धीरे धीरे उतारते हैं हम लोग। नहीं तो पढ़ाई करी पूजा में कि पूरा पूजा ही बना लिया? मतलब फिर भी नहीं हुआ तो माहौल ही वैसा होता है, नहीं होने के बावजूद भी नहीं होता है। अच्छा, मतलब पढ़ाई वढ़ाई करी कर ली इसका मतलब? नहीं तो मेरा सवाल वही था, आपने पढ़ाई करी कि नहीं करी? ठीक है, पूजा होना नहीं होना वो तो चलो बात, डिस्टर्बेंस तो होती है, ऑब्वियसली होती है, और वो भी ऐसा पर्व है ये कि यहाँ डिस्टर्बेंस होना जो है लाजमी है। चलो कोई नहीं। तो अब फॉर अ रिमाइंडर, जो लोग अपियर हो रहे हैं बीपीएससी में, 1 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, सो लास्ट टाइम इसलिए मैंने बोला भी था कि पूजा अच्छे से एंजॉय कर लो ताकि अफसोस ना हो बीच में। तो 1 महीने जो है अब जम के आप लग जाएं। और जो सिलेबस की बात है तो जनरल साइंस 2-3 दिन में जो मेजर टॉपिक्स हैं वो मैं करा देता हूँ। देन आपका ज्योग्राफी का पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है, उसको मैं आपको फिनिश करा दूंगा। ठीक है, और साथ में कुछ करंट अफेयर्स जो है इंपॉर्टेंट जो मुझे लगेगा वो मैं आपको डील करा दूंगा। सो जनरल साइंस में जो एक टॉपिक, एक एरिया जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं हर साल, दैट इज द लाइट। और थोड़ा सा लाइट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन बेसिक्स कराते हुए आगे निकल जाएंगे। सो पहली चीज की अगर बात करें तो लाइट, हम लोग लाइट का जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि कोई भी चीज आपको देखने के लिए लाइट चाहिए होती है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें विजिबल कब होती है। मान लो यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है, ये टेबल आपको तभी विजिबल होगा जब इस पे लाइट गिरेगी एंड इस पे लाइट गिरने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो, ये रिफ्लेक्ट होगी जब और आपकी आंखों तक पहुंचेगी तभी आपको ये टेबल दिखाई देगा। तो लाइट का जो सबसे बड़ा आपको इंपॉर्टेंस आप ये कह सकते हो कि चीजों पे जब लाइट गिर के और रिफ्लेक्ट होता है उसके बाद ही हमें ये अपीयर होते हैं, विजिबल होते हैं। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना कि जैसे यहां से कुछ क्वेश्चन कभी हो सकता है वो कलर्स पे लेके पूछ ले, कि जैसे मान लो आपको कोई लीफ है, कोई पत्ती है, और अब इस पत्ती, ये पत्ती आपको ग्रीन दिखती है। जनरली अगर पेड़ की पत्ती आप देखते हो तो ग्रीन दिखता है। होता क्या है कि जब इस पे व्हाइट लाइट या सन की लाइट पड़ेगी तो इस सन के लाइट में आपको 6-7 कलर जो भी हैं सारे के सारे कलर्स होंगे। उसमें क्या करेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पे पत्ती क्या करेगी कि इसमें सारे के सारे जो हैं, इसमें लाइट है, व्हाइट लाइट अगर है तो अब ये क्या करता है कि आपका टोटल ग्रीन को छोड़ करके बाकी सारे लाइट्स को ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो ग्रीन कलर है उस ग्रीन कलर को ये एब्जॉर्ब नहीं करता और ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, और फिर आपको उसका कलर जो है वो ग्रीन दिखना शुरू होता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि हमें बॉडी जिस भी कलर की दिख रही है, इसका मतलब ये है कि वही जो कलर है वो बॉडी क्या कर रही है, आपको रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। यानी कि बॉडी का अपना कोई कलर है कि नहीं ये पता नहीं, वी डोंट नो, वी ओनली नो कि ग्रीन कलर का लाइट जो है ये हमें क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट्स द ओनली रियलिटी जो एग्जिस्ट करती है। इसलिए फिलोसफी में कभी कभी कहते भी हैं कि भाई ये एक्चुअल जो तुम देख रहे हो वो है भी कि नहीं, यू डोंट नो। तो जिसको हम मान के चलते हैं कि भाई पत्ती ग्रीन ही दिखती है, ऐसी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो ये चीज सिंपल सी, यह चीज याद रखना, कॉन्सेप्चुअल है ये कि कैसे ये आपका काम करता है। ठीक है, सो सिंपल सी कहानी क्लियर है यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आते हैं अपने क्वेश्चन वाले मोड्स में। सो एक सवाल पूछा जाता है कि लाइट क्या है। लाइट आपका वेव है कि लाइट आपका पार्टिकल है। ठीक है, वेव और पार्टिकल दोनों में फर्क होता है। वेव क्या होता है, वेव इज सिंपली अ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। जब आप साउंड बोलते हो तो साउंड क्या होता है, साउंड में कोई पार्टिकल नहीं होता, साउंड केवल और केवल एनर्जी का एक फॉर्म है जो मूव करते रहता है, वो वेव है। दूसरा है कि वो पार्टिकल है, यानी कि लाइट जो है वो फोटोन से बना हुआ है, वो फोटॉन्स, वो जो पार्टिकल होते हैं वही मूव जब करते हैं तो फिर आपका लाइट का फॉर्मेशन होता है या लाइट उसी तरीके से प्रोपोगेट करता है। इसको लेकर के बहुत सारा डिबेट है कि भाई लाइट जो है ये है क्या। लेकिन आज के डेट में जो डिबेट चली वो बैकग्राउंड वाले डिबेट में ना जाते हुए आज के डेट में जो एक्सेप्टेबल है वो ये है कि लाइट का डुअल नेचर है। लाइट वेव की तरफ भी बिहेव करती है और लाइट जो है आपका पार्टिकल के तरह भी बिहेव करती है। तो ये चीज क्लियर रखें। हालांकि इसके कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो दिखाती हैं कि लाइट एक वेव है और कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो दिखाती है कि लाइट एक पार्टिकल है। तो वो प्रॉपर्टीज याद रखने का है आपको कि वो क्या है। तो जैसे इसमें जो मेजर वाले प्रॉपर्टीज मैंने आपको डिस्कस करा दिए हैं, जैसे कि अगर आप वेव नेचर की बात करो कि वेव है ये लाइट जो है ये पार्टिकल्स नहीं है, ये वेव नेचर में इस तरीके से वेव के फॉर्म में ये मूव करता है। तो इसको दिखाते हुए 2-3 इसके जो आप कह सकते हो नेचर है वो हमें दिखाते हैं। जो पहला है दैट इज नोन एज द डिफ्रैक्शन।
अब कहने का डिफ्रैक्शन है क्या? डिफ्रैक्शन ये है कि लाइट जब किसी छोटे से होल से बाहर निकलती है तो ये लाइट क्या करती है, ये लाइट फैल जाती है, या कह सकते हो उसके कोनों पे थोड़ी सी बेंड हो जाती है। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है आपका डिफ्रैक्शन। और ये डिफ्रैक्शन आपको नेचर दिखाता है कि लाइट जो है वो एक वेव है रादर देन पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल में ये चीज नहीं हो पाती। पार्टिकल एक ही पार्टिकल होगा तो आखिर फैलेगा कैसे? ठीक है, तो ये चीज नहीं हो सकती। तो वेव जो है, वेव यहाँ पे ये वेव नेचर को दर्शाता है। इसको थोड़ा सा और क्लियर देखना है आपको। सो दिस इज व्हाट द डिफ्रैक्शन मींस। यहां से व्हाइट लाइट आई और आने के बाद ये क्या हो गया, ये ऐसे एक्सपैंड कर गया। तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स पे आखिर ये बेंडिंग कैसे हो गई? तो ये पार्टिकल होता तो कॉर्नर पे इस तरीके से बेंडिंग नहीं हो पाती। ये आइडिया आपको बताता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल ना होकर के वेव का नेचर लिए हुए है। ठीक है, तो ये दिस इज द डिफ्रैक्शन। तो सिंपली आपसे पूछ देगा कि इनमें से कौन सा नेचर जो है, इनमें से कौन सा फीचर जो है वो लाइट के वेव नेचर को दर्शाता है। उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, एक डिफ्रैक्शन रहेगा। तो ये चीज आपको समझने की है। ठीक है, तो क्वेश्चंस बनाने के तरीके का मतलब कोई एंड नहीं है। देन सेकंड कम द इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस वेव की एक प्रॉपर्टीज है। इसमें होता यह है कि जब दो वेव आपस में मिलते हैं तो अगर वो फेज में मिले तो उसके पावर को बढ़ा देते हैं, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते हैं। यानी कि ऐसे समझो, लेट्स से कि एक वेव ऐसा है, दिस इज वेव ए, दूसरा ऑलमोस्ट सिमिलर ले लेते हैं इसको, ठीक है, उतना माथा नहीं खाएंगे पूरे। दूसरा बी है। अगर ये दोनों मिलेंगे तो जनरली दो चीजें हो सकती हैं। अगर ये दोनों फेज में मिल गए, यानी जब इसका टॉप था इसका भी टॉप, दोनों साथ में मिला, तो इनके मिलने से जो नया वेव बनेगा वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का। उसका साइज थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, दिस विल बी लाइक दिस, इसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या है कि ये जब दोनों फेज में मिले थे तो उसका एम्पलीट्यूड, उसका पावर जो है वो बढ़ गया। अगर दोनों थोड़ा सा ये होके मिला कि इसका टॉप जो है इसके बॉटम से मिला, ठीक है, अगर उस फेज में मिलेगा तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ वेव करा देगा। ये वेव आपकी ऑलमोस्ट गायब सी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं कि दिस इज द इंटरफेरेंस। और ये जो इंटरफेरेंस है, यानी दो लाइट को मिलाओ, तो मान लो कि ये लाइट है ऐसा कि कहीं पे आपका यहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा फ्लैशी है, कहीं पे लाइट एकदम डिम है। ठीक है, दोनों लाइट को आपने मिला दिया, दो लाइट्स आ रहे हैं इस तरीके से, आपने उनको मिला दिया। अगर फेज में मिले होंगे, फेज में मिलने का मतलब जब ये चमक रहा था तब ये भी चमक रहा था, उस फेज में मिलेगा तो जो लाइट बनेगी वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा चमकदार बनेगा। लेकिन उल्टा कर लो कि एक चमक रहा है और दूसरा एकदम डीम है, उसमें जो लाइट बनेगी तो ना तो वो उसके जितना चमकदार रहेगी और ना इसके जितना डीम रहेगी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी। तो ये भी आपको दिखाता है कि लाइट जो है, लाइट एक डुअल नेचर का होता है रादर देन आपका इसका सिंगल नेचर। तो दिस इज व्हाट लाइट आपका है प्रोपोगेट करते हुए। कहीं पे अगर इंटरफेरेंस कर रहा है तो यू विल सी कि कहीं पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रेड की दिख रही है और कहीं पे ब्लैक भी आपको बनता हुआ दिख रहा है। सो दिस इज द इंटरफेरेंस जो है ये आपका चलेगा। तीसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी, दैट इज द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है कि पोलराइजेशन कहते हैं कि जो वेव होता है, वेव जब मूव करता है तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में वाइब्रेशंस करता है, डिफरेंट डायरेक्शन में उसका वाइब्रेशंस होते हैं। अब लाइट को जब आप एक पार्टिकुलर मीडियम से लेकर के पास करोगे, कुछ स्पेसिफिकली लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो लाइट में क्या करता है कि लाइट, मान लो यहां से लाइट निकली थी, ये बल्ब है, यहां से लाइट निकली तो वो कुछ ऐसा था कि 3-4 डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा था, या चलो 2 डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा था। एक टॉप डाउन में वाइब्रेशन कर रहा था और एक इस तरीके से भी वाइब्रेशन कर रहा था। अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एक पोलराइजर लगा दूंगा। ये पोलराइजर जो होगा ये ऐसा करेगा कि जो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन है उसको तो पास होने देगा, वर्टिकल वाइब्रेशन को ब्लॉक कर देगा। तो अब यहां से जो लाइट आपको निकलती है तो ये केवल और केवल ये इस नेचर का रह जाएगा, इसका जो टॉप डाउन वाइब्रेशन वाला पोर्शन था वो खत्म हो जाएगा। तो इसको कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो यानी कि सिंपल सा इसमें ये ऐसे फिल्टर्स होते हैं जो कि लाइट जो डिफरेंट डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होती है उसको एक सिंगल डायरेक्शन में लेकर के चले आते हैं। दिस इज नोन एज द पोलराइजेशन। तो ये 3 मेजर प्रॉपर्टीज लाइट की हैं जो बताती है कि लाइट जो है ये आपका पार्टिकल ना होकर के वेव नेचर का है, क्योंकि ये सारे प्रॉपर्टीज सारे वेव्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको डुअलिटी ऑफ लाइट, ये फीचर्स याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन बनाने होंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स टेल्स अबाउट द वेव नेचर ऑफ लाइट। ऑप्शन 1 2 3, 1 and 2 करेक्ट, 2 and 3 करेक्ट, 1 and 2 and 3 करेक्ट। क्वेश्चन कैसे भी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखने की है। यहां तक समझ में आया? ये सिंपल डिफ्रैक्शन क्या था, इंटरफेरेंस क्या था, पोलराइजेशन क्या था, ये टर्म्स आपको बस याद रखने और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, कंफ्यूज ना होना इनमें। इसके बाद
सो दिस इज व्हाट आपका पोलराइजेशन इज। तो आपने लगा दिया, फिल्टर आपका लगा हुआ है, तो केवल एक तरीके का लाइट जो है वो आपका पास होगा। नाउ कमिंग ऑन टू कि ये तो रही, ये बताते हैं, ये तीनों के तीनों बता रहे हैं कि लाइट आपका वेव है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टीज हैं जो बताती है कि नहीं, लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, लाइट पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, फोटोन से मिलकर के बना हुआ है। तो पार्टिकल नेचर की अगर बात करोगे तो इसमें सबसे पहले जो सबसे मेजर आपका प्रॉपर्टी है दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि जब एटम्स होंगे यहाँ पे, तो एटम्स में बाहर में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भरे हुए हैं। क्या होता है कि जब लाइट इन पे पड़ती है, तो लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर देती है, इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से हटा करके दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर कर सकती है या बाहर कर सकती है। तो ऐसा जब होता है तो देन दे से कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई मटेरियल है जो मटेरियल इसको बाहर कर रहा है, कोई ना कोई पार्टिकल है जो पार्टिकल इसको धक्का दे रहा है, एंड देयरफॉर ये इलेक्ट्रॉन अपने ये से बाहर हो जा रहे हैं। सो इसी को कहते हैं कि ये क्या है, दिस इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये कितना इलेक्ट्रॉन या कितना बाहर जाएगा या ऑर्बिट कितना चेंज करेगा, ये डिपेंड करता है कि लाइट किस कलर की है। ठीक है, तो लाइट के कलर के हिसाब से ये चीज आपका क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। नॉट ओनली दैट, अगर कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन जो है ये खुद से भी अपना ऑर्बिट चेंज करता है, खुद से भी कर सकता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में। जब ऑर्बिट चेंज करता है तो वहां पे भी क्या होता है, लाइट जो है एमिट होती है। ठीक है, लाइट जब एमिट होती है वो भी डिपेंड करेगा कि जो लाइट एमिट हुई है उसका कलर क्या है, ये डिपेंड करेगा कि ऑर्बिट कितना ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का। तो दिस इज नोन एज सिंपली व्हाट, दिस इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपली ये आपको दिखा रहा है कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल नेचर में है। तो नथिंग, तो सिंपली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइट पड़ा, इलेक्ट्रॉन्स को ये नॉक ऑफ करेगा, जैसे ही बाहर निकालेगा कुछ ना कुछ लाइट आपको दिखेगा, जो लाइट एमिट होता हुआ दिखेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन स्कैटरिंग में सिंपल सा आपको ये रखना है कि जो एक्सरे टाइप की लाइट होती है जिसमें एनर्जी काफी ज्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को, इलेक्ट्रॉन के स्पीड को भी ये चेंज करते रहते हैं, दैट इज नोन एज सिंपली कॉम्पटन स्कैटरिंग। एंड एक टर्म जो और दिखाता है पार्टिकल नेचर को, दैट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब यहां पे जो है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, सिंपली कि कोई भी ब्लैक कलर की बॉडी है, आप अभी के लिए कोई भी ले लो, इस पे जब लाइट पड़ेगी तो एक टाइम तक की लाइट को एब्जॉर्ब करते रहेगा। एक टाइम आएगा जिसके बाद ये एब्जॉर्प्शन अब नहीं कर पाएगा फर्दर, या कर भी रहा है, तो यहां से इसका एमिशन चालू होगा, ये अब लाइट को एमिट करना चालू करेगा। और ये जिस तरीके के वेवलेंथ में लाइट को एमिट करता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए यू नीड टू कंसीडर कि लाइट जो है वो पार्टिकल है रादर देन वेव। वेव नेचर में होता अगर तो एक आपको बराबर, मतलब यहां से लेकर के यहां तक मान लो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं, तो ये सारे फ्रीक्वेंसीज के लाइट को उसको एमिट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो डिफरेंट यूनिट्स में, मान लो कुछ इस फ्रीक्वेंसी का किया, देन यहां से यहाँ की फ्रीक्वेंसीज गायब है, फिर कुछ इस फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट कर रहा है। तो इसको जब एक्सप्लेन करने के लिए लोग आगे जाते हैं तो वो लाइट को वेव नेचर लेके इसको नहीं कर पाते, दे नीडेड द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, सो ये ध्यान रखना, या सिंपली प्लैंक्स की जो थियरी है ऑफ क्वांटाइज एनर्जी, कि कैसे आपको क्वांटम लाइट जो है, ऐसा नहीं होगा कुछ भी उसका आपका जो यूनिट होगा वो कुछ भी नहीं हो जाएगा, नॉट यूनिट, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ भी नहीं हो जाएगा, वो मैग्नीट्यूड फिक्स है, वो मैग्नीट्यूड फिक्स है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए दे नीड टू कंसीडर इट कि ये एक पार्टिकल है, इसीलिए एक पार्टिकल यूनिट, पार्टिकुलर यूनिट में ही आपको मिलता हुआ दिखेगा। तो तीन उसके मेजर फीचर्स और तीन इसके मेजर फीचर्स। इसके अलावा और भी है कि भाई लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो ये पार्टिकल के नेचर को नहीं दिखाता, ये वेव के नेचर को दिखाता है। वेव सिंपली अपना क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में आपका चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें और भी है, बट ये जो मेजर वाले हैं ये आपको ध्यान रखना है, ये टर्म सुने सुनाए जनरली नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आप ये करेंगे। ये थोड़ा सा पोर्शन था जो बाकी से अलग है, बाकी तो फिर इसमें वही चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रीट यूनिट्स में ये इनका वेवलेंथ बनता है, पूरा का पूरा नहीं बनता, ये पूरा बनना चाहिए था अगर ये वेव नेचर होता तो सिंपल दैट्स द आइडिया। आते हैं इसके बाद जो मेजर पोर्शन है दैट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल आपने सबने पढ़ रखा है, इसमें कुछ भूलने जैसा कुछ है नहीं। तो इन्होंने क्या बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो ऑलवेज होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। ये नॉर्मल है, यानी 90 डिग्री आप सरफेस पे गिराते हो तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां से यही कहता है कि आई जो होगा वो हमेशा आर के बराबर होगा। दैट्स द सिंपल जो लॉ आप ये पढ़ते हैं। दूसरा जो लॉ है दैट इज द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर
एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये मोस्ट कंफ्यूज स्टेटमेंट जो है लोग इसको बताते हैं। कहने का मतलब ऐसा है कि अगर ये एक मैं प्लेन मान लू, लाइट अगर इस प्लेन में मूव करिए, देखो लाइट ऐसे भी आ सकती थी, लाइट ऐसे भी आ सकती थी, बट नहीं, ये लाइट का प्लेन है, लाइट इस प्लेन में आ रही है। तो ये अगर लाइट का प्लेन है तो जब रिफ्लेक्ट करेगी तो रिफ्लेक्ट भी इसी प्लेन में करेगी, ऐसा नहीं हो कि वो ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब कि लाइट का इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ये जो सारे हैं ये एक प्लेन में होंगे। दिस इज व्हाट इट मींस। ठीक है, तो वो अपना प्लेन चेंज नहीं करेगी। दिस इज सिंपली द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको ये लेकर के बताता है। नाउ कमिंग ऑन टू रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ये सबसे ज्यादा सवाल पूछता है कि यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इमेज कहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये सिंपली आपसे पूछेगा, बट उसको समझने के पहले आप थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर्स में जो ये टर्म्स यूज होते हैं आप उसको थोड़ा सा समझ लें, देन समझना जो है आगे काफी आसान हो जाता है। कमिंग ऑन टू कि स्फेरिकल मिरर क्या है। देखो, स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर जो कि एक बड़े से स्फेयर का पार्ट था। तो ये स्फेयर है, इसका ये पोर्शन काट दिया मैंने, ठीक है, और काट के निकाल दिया। नाउ अब मुझे डिपेंड करेगा कि मैं इसको किधर से पॉलिश करता हूं। तो अगर ये ऐसे कटा हुआ है, अगर मैंने इसके बैक साइड को पॉलिश कर दिया तो ये आपका कौन सा मिरर बनेगा? ये आपका बन जाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, देखो केव याद रखना, केव ऐसा होता है ना गुफा टाइप का, तो ये केव ऐसा बना हुआ है, मतलब लाइट यहां से रिफ्लेक्ट करेगी, इसलिए इसका नाम कॉनकेव है। ठीक है, अगर इसी को मैंने उल्टे वाले डायरेक्शन से पॉलिश कर दिया, यानी ये वाले पोर्शन को पॉलिश कर दूंगा, अगर ऐसे इसको पॉलिश कर दूंगा तो अब लाइट इस सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसको ये क्या बन गया आपका? ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो पहली चीज तो मिरर में ना कंफ्यूज हो, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब आते हैं कि ये टर्म्स आपका कैसे चल रहा है। देखो, तो सबसे पहले एपर्चर की अगर बात करें, एपर्चर क्या है कि ये जो लेंथ है आपका, दिस वन, वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का लेंथ है उसी को क्या कहते हैं? दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ एपर्चर। ठीक है, ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है, दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज एपर्चर। ये है आपका एपर्चर। उसके अलावा जो लाइन, अच्छा उसके अलावा पहले देख लो पोल। पोल क्या होगा कि जो एपर्चर जो आपका है ये बना हुआ, या जो ग्लास है, जो जो आपका मिरर है, उसका जब आप मिडिल पॉइंट लेते हो, जो मिडिल पॉइंट उसका लोगे तो उसको क्या बोलते हैं? दिस इज सिंपली नोन बाय द नेम ऑफ पोल। तो ये हो गया आपका पोल, ये हो गया पोल, मिडिल पॉइंट, जो उसका पूरा लेंथ है, दैट इज द एपर्चर। ठीक है, इसके अलावा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि ये मिरर जिस बड़े से स्फेयर का पार्ट था, जिस बड़े से स्फेयर का पार्ट था, ये कुछ ऐसा था, इसी से तो काट के हमने बनाया है। तो ये जो स्फेयर था इसका कहीं ना कहीं सेंटर तो था, वो जो सेंटर होगा वही सेंटर होता है इस मिरर का भी। तो यहाँ पे मान लो इसका ये सेंटर हुआ करता था, तो यही सेंटर क्या हो गया इसका, यानी कर्व का सेंटर। कर्व कहाँ पे सेंटर हो रहा है? तो कर्व वहीं पे सेंटर होगा जो 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 स्फेयर का सेंटर रहा होगा। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी निकाल लोगे तो ये हो गया इसका रेडियस। तो जो रेडियस स्फेयर का था वही रेडियस क्या होगा? वो इसकी होगी। इसके अलावा नेक्स्ट कम्स द प्रिंसिपल एक्सिस। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर को एंड पोल को मिलाता हुआ जो लाइन पास होता है उसी को कहते हैं व्हाट? दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो लाइन हम बार बार ड्रॉ करते हैं हमेशा इमेज रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो कुछ नहीं होता, वो सिंपली आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। मेन एक्सिस जो है आप और भी कहीं से ड्रॉ कर सकते हो, बट दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद आता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस का कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक पैरेलल लाइट आपको आए कहीं दूर से, और दूर से आने के बाद वो सारा का सारा लाइट जिस पॉइंट पे कंसेंट्रेट होगा, जिस पॉइंट पे कंसेंट्रेट होगा वही उसका क्या होगा? वही उसका फोकस बनेगा, वही उसका फोकस बनेगा। यानी ये वो पॉइंट है जहां पे दूर से आने वाले पैरेलल बीम्स एक जगह पे फोकस हो जाते हैं, उसका नाम है आपका क्या? फोकस। अब मैथमेटिकली ये क्या होता है कि जो आपका फोकस होता है ये लाई करता है बिटवीन सेंटर एंड पोल, और
अब ये फोकस है, अगर ये इसको मैंने फोकस बोल दिया, तो फोकस और पोल के बीच की दूरी, फोकस एंड पोल के बीच की दूरी को बोलते हैं, दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ फोकल लेंथ। इसको कहते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, इसके बीच का एक रिलेशन आता है, और वो ये है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। यानी कि जो फोकस होता है वो सेंटर और पोल के एकदम बीचों बीच लाई करता है। ठीक है, अब ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं, बट वो कैसे होता है वो अपने काम नहीं, अपने को ये सिंपली ये टर्म समझ के रखने कि अच्छा ये कैसे काम, ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगेन जो पूरा उसका लेंथ था दैट इज द एपर्चर, ठीक है, या डायमीटर। जो उसका मिडिल पॉइंट था उस मिरर का, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ पोल। ठीक है, जिस बड़े स्फेयर का वो हिस्सा था उसका जो सेंटर था दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो उसका रेडियस रहा था दैट इज सिंपली द रेडियस। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस, जो पोल को मिलाता हुआ जो लाइन है दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो पॉइंट सेंटर और पोल के बीच का वो पॉइंट जहां पे सारे लाइट एक साथ कन्वर्ज करते हैं दैट इज द फोकस। फोकस और पोल के बीच की दूरी इज द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ जो होता है वो आधा होता है रेडियस। ठीक है, सिंपल इतना चीज आपको याद रख लेने का है जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर में यूज होगा। ठीक है, पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है ना सारा, 9th में 10th में 10th में आई थिंक। अब बात करते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है आपका। देखो इमेज का फॉर्मेशन मेन तो आपको कॉन्केव में थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, कॉन्वेक्स में तो 2 ही होता है, उसमें ज्यादा टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन के लिए आप क्या कर लो कि ये मैंने बताया आई थिंक क्लास में पहले भी, कैसे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर आप भूल भी जाओ याद रखो, ठीक है, भूल भी जाओ तो यू कैन मेक, लेट्स सी, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। दो तीन लॉज याद रखना, 2-3 रूल याद रख लोगे तो बन जाएगा आपका हमेशा। अगर कॉन्केव मिरर है, या कोई भी मिरर हो, कॉन्केव या कॉन्वेक्स दोनों ही, चलो दोनों कर लेते हैं साथ में। तो ये हो गया इसका पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसका भी ये ले लो। देखो ये मिरर होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल जो होता है वो पीछे होता है, ये चीज ध्यान रखना, फोकस सॉरी। लेकिन हम इसको इसके साइड भी ले लो, बराबर इक्वल डिस्टेंस नाप करके। अब क्या होगा देखो, सिंपली अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी अगर, तो वो हमेशा फोकस से होकर पास करेगी सिंपली। ठीक है, तो दिस लाइट विल ऑलवेज पास थ्रू दिस पॉइंट हमेशा। तो ये एक टाइप का लाइट हो गया। अगर इसमें बात करें कॉन्वेक्स में, तो ये क्या होगा, अगर ये पैरेलल आया है तो ये ऐसा एपियर होगा कि ये फोकस से आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये कुछ ऐसे पास करेगा लाइट। ठीक है, ये लाइट यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, आप जब देखोगे तो यू विल फाइंड कि ये लाइट फोकस से आती हुई दिख रही है। तो ये हो गया आपका पहला टाइप। जो दूसरा है, वो ये बताता है कि अगर पोल पे जाए डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली वो पोल पे जाए, ठीक है, तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल बना करके ये सिंपली क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। सिंपली जितने एंगल से वो पोल पे गया है उतने ही एंगल से वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यहां पे भी सेम काम करेगा। अगर ये ऐसे जा रहा है, दिस वन इट विल मूव लाइक, ठीक है, तो ये हो गया लाइट नंबर 2, लाइट नंबर। ठीक है, तीसरा ये है कि अगर वो आपका लाइट सेंटर से होके पास करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास करे, तो सिंपली उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। यानी कि अगर ये ऐसे कुछ जा रहा है ऐसे, तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगा और फिर इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वापस भी चला आएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द थर्ड लाइट। अगर इसमें बात करें तो यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां पे क्या होगा कि जब ये सेंटर से पास करेगा,
ये लाइट, तो ये आपको प्रतीत होगा कि ये सेंटर से बाहर निकल रहा है, दिस इज लाइक समथिंग लाइक दिस, ये लाइट ऐसे मूव करे, ठीक है। तो यहां पे ना कंफ्यूज होना, सेंटर से वो बाहर आता हुआ दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलता हुआ, तो ये हो गया आपका तीसरा लाइट। चौथा बचता है कि अगर ये फोकस से होके जाए, अगर ये फोकस से होके जाएगा तो क्या होगा कि सिंपली अगर ये लाइट फोकस से जाके गिरती है, लाइट को मैं ऐसे लेके जाऊं फोकस पे, तो ये क्या होगा, पढ़ने के बाद ये ऐसे पैरेलल निकल जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल था तो फोकस से गया, फोकस के थ्रू जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यही चार तरीके के लाइट्स आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कहां से पास होता है। ये चार अगर आपको क्लियर है, देन आप खुद से इमेज बना के चेक कर लोगे कि भैया इसका इमेज कहां पे बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी वही हो जाएगा, अगर ये फोकस से पास होगा दिस वन, तो ये फिर लाइट आपका क्या हो जाएगी, सिंपली, ठीक है। अब इसको लेकर के, इसको ध्यान में रखते हुए आप चाहोगे तो अपने इमेजेस को खुद ही बना सकते हो। लेट्स वन बाय वन थोड़ा सा देख लेते हैं, एक दो बता देता हूं, देन आप उसको ये करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक लाइट, एक ऑब्जेक्ट ले लो, सेंटर पे ले लो सबसे पहले, ठीक है। 6 केसेस होते हैं, 2-3 केसेस डिस्कस कर रहा हूं मैं। सेंटर पे आप ले लो, अगर ये सेंटर पे है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक पॉइंट से दो डायरेक्शन में लाइट को लेकर के जाओ और जहां पे मीट कर जाए वहीं पे इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, सिंपल सी काम। तो मान लो इस टॉप को मैं लेके स्टार्ट करूं सेंटर से, तो एक लाइट को मैं ले चलता हूं यहां से पैरेलल, और पैरेलल जाने के बाद जब ये रिटर्न होगा तो ये क्या करेगा, फोकस से रिटर्न होगा अपना, सिंपल। दूसरा लाइट को मैं बोलूंगी नहीं उतना हो गया, अब सिंपली मैं पोल्स पे लेके डायरेक्ट जाता हूं, व्हाट आई विल डू, आई विल टेक टू पोल। अब अगर ये पोल से गया है, जितना एंगल बना के उतने ही एंगल से ये क्या होगा, इसको बाहर आना होगा, दिस विल समथिंग लाइक दिस। नाउ ये पॉइंट था जहां पे कि ये मिला, यहीं पे आपका क्या होगा, इमेज, यहीं पे आपका इमेज जो है वो बन जाएगा, सिंपल। तो देखो कि ऑब्जेक्ट को आपने सेंटर पे रखा था, इसका इमेज भी कहां पे बना है, ऑलमोस्ट सेंटर, क्योंकि वो ज्योमेट्री लाइन आप एग्जैक्टली ड्रॉ करोगे तो सेंटर पे ही आएगा। नाउ इमेज ये ऊपर की तरफ था, ये कहां की तरफ है, डाउनवर्ड्स की तरफ है, तो इमेज आपका क्या बना, इन्वर्टेड बना, ठीक है। तो यहां पे पहली चीज कि दो चीज, तीन चीजें समझ लो, एक तो कि यहां पे इमेज जैसे ही उल्टा हुआ तो इन्वर्टेड बन गया। दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है रियल इमेज का एंड वर्चुअल इमेज का, ठीक है। तो अगर इमेज बन रहा है फ्रॉम द एक्चुअल मीटिंग ऑफ द, आपका जो आपको ये वेव्स दिख रहे हैं या जो लाइट्स दिख रहे हैं, इसके एक्चुअल मीटिंग से अगर आपका इमेज बन रहा है तो फिर वो इमेज क्या होगा, वो होगा आपका इमेज रियल इमेज होगा। और कोई इमेज अगर कहीं ऐसा इमेज बन रहा है जहां पे कि ये नहीं मिल रहे हैं आपस में, तो वो इमेज जो होता है दैट इज द वर्चुअल। बात समझ में आ रही है। तो रियल एंड वर्चुअल आपको इसी तरीके से बना करके अगर आप देख लोगे कि कहां पे इसका बन रहा है, तो सिंपली एक ट्राई करो तो फोकस पे रख के दो बनाओ, एक सेंटर और फोकस के बीच में रखो, बीच में, और दूसरा फोकस पे रख के बनाओ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा। और आप मुझे बताओ इमेज कैसा बना, मतलब उसमें मैग्निफिकेशन कितना है, कहां पे बन रहा है, रियल है कि इन्वर्टेड है, सॉरी इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, वर्चुअल है कि रियल है, दो बना लो बस उतने में।
हो गया? चेक, एक फोकस और सेंटर के बीच बना लो और एक फोकस पे बनाओ। ओ, ओ, ओ। देखो ये जो परेशान करते हैं यही दो करते हैं जनरली, इसीलिए इसको बनवाने के लिए मैंने आपको दिया। तो एक सेंटर और फोकस के बीच में रखो, यहाँ पे रख के एंड सेम उसी तरीके से इसको बनाओ। तो मान लो एक लाइट को पैरेलल लेके गए, दिस विल पास थ्रू फोकस, ठीक है, और दूसरे लाइट को आप लेकर के जाओ यहाँ पे ऐसे, तो ये फिर क्या होगा, ये दिस विल मूव लाइक दिस, दिस विल मूव लाइक दिस, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कहीं पे लाइन मीट नहीं कर रहा है, जल्दी आपको पैरेलल होता हुआ दिखेगा। तो इस केस में हम बोल देते हैं कि भाई ये डाइवर्स तो नहीं कर रहा है, ना ही कन्वर्ज कर रहा है, ये दोनों के दोनों लाइन पैरेलल्स हैं। और जब पैरेलल्स हैं तो हम बोलते हैं कि इसका जो इमेज बनेगा, ये इमेज, ये पैरेलल लाइंस कहां पे जाके मीट करेंगी, इन्फिनिटी। तो जिस तरीके से इन्फिनिटी पे क्या होगा, जाकर के इसका इमेज बनेगा। अब इमेज का साइज क्या होगा, बहुत बड़ा बनता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है, तो हाईली इनलार्ज बनेगा। एंड आपका यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्टेड बनेगा कुछ इस तरीके से। इसका इमेज जो भी जब भी बनेगा, जहां भी बनेगा, वो इतना पीछे इन्वर्टेड के रूप में आपको बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये एक केस है जो थोड़ा सा अलग हो जाता है। दूसरा कि अगर आप इसको फोकस पे लेकर के चले आओ, ठीक है। दूसरा, अगर आप इसको फोकस पे लेकर के चले आओगे, ऑब्जेक्ट को फोकस पे लेकर के चले आए, अब जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, तो देखो अगेन सेम काम करना है, कुछ नहीं, दो लाइट्स ले लो, एक पैरेलल लेके आओ, तो ये फोकस पे गया, और दूसरा अगेन इसको लेके आओ सेंटर पे ऐसे, तो दिस विल बी लाइक दिस। अब यहां पे जो लाइट तुम्हें दिख रहा है, ये लाइट क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है, यानी आगे जाके तो नहीं मिलने वाला कहीं पे, ये लाइट आगे जाके कहीं पे नहीं मिलेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू, आप इसका एक्सटेंशन जो है वो पीछे की तरफ खींचो, आप इसका एक्सटेंशन पीछे की तरफ खींचो। तो अब ये ऑब्जेक्ट आपका क्या बना, ये वर्चुअल इमेज बन गया। ये इमेज क्या हुआ, ये इमेज क्यों वर्चुअल हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में लाइट्स मिल नहीं रही है। ये आपको जब यहां से खड़े होके देखोगे, यू विल फाइंड इट कि इमेज आपका लेंस के पीछे कहीं पे दूर पे बना हुआ है। तो ये इमेज आपका क्या होगा, वर्चुअल होगा, और वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। यहाँ पे ये इन्वर्टेड इमेज नहीं बनेगा, ये इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये आपका एक केस हो गया। बाकी जितने भी बनेंगे, एक केवल और केवल वर्चुअल इमेज इसी केस में बनता है जब आप फोकस पे उसको रखते हो। बाकी जितने भी इमेजेस बनेंगे यहाँ पे कॉनकेव में, सारे के सारे रियल बनेंगे, सारे के सारे रियल इमेज बनेंगे, इन्वर्टेड बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो जहां पे कन्वर्ज करेगा वहां पे कन्वर्ज करा के इमेज वही बना लेने का है। जहां पे लाइट कन्वर्ज नहीं हो रहा है उसको पीछे लेके चले जाओ कि कहां पे जाके किस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रहा होगा, इमेज आपका वहां बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके 3 केस तो यही डिस्कस कर दिया। कॉनकेव में 6 केसेस होते हैं, एक जो इन्फिनिटी पे बन रहा है,
तो इन्फिनिटी पे कुछ भी रखा होगा किसी भी केस में हमेशा उसका इमेज फोकस पे बनेगा हमेशा, क्योंकि पहले ही बताया इन्फिनिटी से जब लाइट्स आएंगी कहीं पे भी तो कन्वर्ज कहां पे करेंगी, फोकस पे करेंगी। उस केस में आपका इमेज क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा, इन्वर्टेड फॉर्म में दिखेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपको आते हैं कि भाई इन्फिनिटी से लेके आ गए थोड़ा सेंटर के पास में, सेंटर से थोड़ा दूर रख लिया तो कहां बनेगा, सेंटर के पास में लेके आ गए तो कहां बनेगा, सेंटर पे कैसा बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में कैसा बनेगा, फोकस पे कैसा बनेगा, इसके और पैरेलल लेके आओगे तो कैसा बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फोकस से आप थोड़ा सा आगे खींच रहे हो इसको, नॉट एग्जैक्टली फोकस पे है ये। अब देखो यहां से, यहाँ जो आपको केसेस दिए हैं, इसलिए मैं सारे केसेस एक साथ में हैं आपको, सो डोंट नीड टू वरी, बट एक बार बना के रखोगे तो आपको याद करना थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है। ठीक है, इन्फिनिटी पे बना है, कुछ नहीं, दूर से लेकर के आओ, वो सारे के सारे फोकस पे कन्वर्ज करेंगे तो फोकस पे आपका इमेज बनेगा। ठीक है, यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज हमेशा रियल इमेज, जहां पे एक्चुअल मिलने की वजह से बना है तो रियल बनेगा। रियल हमेशा ही जनरली आपका क्या बनता है, इन्वर्टेड बनेगा, और साइज ये काफी छोटा होगा। ठीक है, दूसरा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर, ये इन्फिनिटी पे था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर। इसका जब केस बनता है, जब ये सेंटर से, देखो सिंपल सी बात है, इमेज जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इसके पास आ रहा है इमेज इससे दूर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेंटर के पास आया तो अब क्या होगा, फोकस से थोड़ा सा दूर हो गया, फोकस और सेंटर के बीच में हो गया, लेकिन इमेज अभी भी वही रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड बन रहा है। देखो बनाने का तरीका इसमें भी वही सेम है, कुछ नहीं किया हुआ है। सेंटर पे यहाँ पे आपने लाइट रखी, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, सिंपली एक आप लाइन लेके गए इसके पैरेलल, तो पैरेलल लेके गए तो इसको फोकस से पास करा दिया, दूसरा फोकस से लेके गए तो इसको पैरेलल कर दिया, यहाँ पे आपका जहां पे मीना आई है वहां पे आपका इमेज बन गया, इन्वर्टेड बन गया। ठीक है, वैसे बना लेने का, रियल इन्वर्टेड साइज अभी भी इसका आपको छोटा दिखेगा। तीसरा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया तो ये आपका यहाँ पे भी बन गया, कहां पे, सेंटर पे ही बनेगा। ठीक है, सेंटर पे भी बनेगा। अब दिस इज रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल टू ऑब्जेक्ट। देखो ये अब एक पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है आपका कि किस पोजीशन पे रखने पे इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल बन जाता है। ठीक है, तो सिंपली दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइट वैसे ही पास हो रही है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर लेकर के आ जाओगे तो लाइट पीछे मिल रही थी, जाके सेंटर से पीछे मिल रही थी। ठीक है, रियल था, इन्वर्टेड था और बिगर देन द ऑब्जेक्ट वाला केस था। इसके बाद अगर उसको खुद फोकस पे रखोगे तो फोकस पे ये इंफिनिटी पे जाके बनता है एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड फॉर्म में। अगर पोल एंड फोकस के बीच में रखा तो फिर ये बिहाइंड द मिरर जाके बनेगा, पीछे जाकर के बनेगा। ठीक है, तो फोकस वाला इंफिनिटी फोकस है, जैसे ही थोड़ा सा भी हटाओगे उसको, नाउ इट विल गो बियॉन्ड द इंफिनिटी, या आप कह सकते हो ये वर्चुअल फॉर्म में चला जाएगा। वर्चुअल जब होगा तो इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा, सिंपली हमेशा। ठीक है, तो ये 6 केसेज आपको कॉनकेव मिरर के लिए सिंपली, तो 2-3 चीजें यहाँ पे ध्यान रखना कि वर्चुअल केवल और केवल एक केस में बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में, बाकी कहीं पे सारे जगह पे सारे के सारे रियल इमेज है, रियल है, आपको इन्वर्टेड है। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि भाई कॉनकेव मिरर का यूज आप कहां कहां कर सकते हो, सबसे सिंपल सी सवाल। ठीक है, तो वो सारे पोजीशन जहां पे आपको लाइट को फोकस कराना होता है, लाइट का आपको फोकस देना होता है, वहां पे आप क्या करोगे, आप कॉनकेव मिरर का यूज करोगे। तो चाहे वो टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गया, व्हीकल हेडलाइट्स हो गए, सारे के सारे। इवन टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप में भी यूज किया था। जो टेलीस्कोप होते हैं बड़े बड़े नेचुरल फेनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए, एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह में यूज करेंगे, तो काफी दूर से ब्रह्मांड से लाइट आ रही है, पूरे यूनिवर्स से लाइट आ रही है, तो दे नीड टू फोकस दिस, तो उसको वो एक जगह पे फोकस कराने के लिए भी क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो आप कोई भी देखना टेलीस्कोप वगैरह आप देखोगे तो कुछ इसी छतरी वाले शेप में बना होता है। इवन आपका जो डीटीएच में यूज होता है वो भी तो एक तरीके से वही है कुछ। ठीक है, तो वो भी आपका क्या करता है, इस तरीके से फोकस कराएगा, तो दैट इज ऑल्सो कॉनकेव टाइप। इसके अलावा मेकअप मिरर, सेविंग मिरर्स, ये सारे के सारे जो हैं ऑल आर कॉनकेव मिरर, ताकि थोड़ा पिक्चर जो है अच्छा दिखे, क्लियर दिखे, फोकस तरीके से दिखे। डेंटिस्ट वगैरह भी यही यूज करते हैं। सोलर फर्नेसेस, आज के डेट में जो सोलर कई जगह क्या हो रहा है कि ये तो सिंपली आपका सोलर पैनल हो गया, बट सोलर पैनल पे जो लाइट पड़ रही है उतनी कंसेंट्रेटेड नहीं है, तो आप क्या करोगे, इन दो साइड में ऐसे मिरर्स लगा दो, और ये मिरर्स क्या करेंगे, एकदम फोकस लाइट इस पे डालेंगे, फोकस लाइट डालेंगे, तो काफी ज्यादा मात्रा में आपके सोलर पैनल पे क्या होगी, लाइट पड़ेगी, और उसको लेकर के आप फिर आप उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाओ या हीट जनरेशन करो, जो करना है करो। ठीक है, इवन सोलर फर्नेस डायरेक्टली भी लाइट्स को फोकस किया जा सकता है। बचपन में वो खेल खेलते थे ना, वो क्या होता था, उससे मैग्नीफाइंग ग्लासेस से आप यूज करके एंड आप कागज को जला के देखते थे। ठीक है, तो वही काम सोलर फर्नेस में भी किया जाता है।
वहां पे और पावरफुल बीम ऑफ लाइट को एक जगह पे कंसेंट्रेट किया जाता है एंड देन उसका यूज करके थोड़ी आप जो आपको मेल्टिंग वगैरह करानी है तो दैट यू कैन डू। सो ये कॉन्केव यूजेस भी पूछ लेता है सिंपली, तो यूज ऑफ कॉन्केव मिरर में ये मेनली आप याद रखना, ठीक है, यहां तक ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कम्स द कॉन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में बहुत केस नहीं है, केवल 2 केस है, ये 2 केस आपको सिंपली ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी एंड पोल के बीच में एंड दूसरा कि इंफिनिटी पे, तो अगर सिंपली ये इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी पे है, लाइट यहां से पैरेलल आएगी और आपको प्रतीत होगा कि ये लाइट फोकस के ऐसे होकर के पास हो रही है सिंपली। दूसरा आपने यहीं से पोल पे ले गए तो ये पोल से पोल पास कर जाएगा। तो ये क्या होगा, यहां पे जो आपका ऑब्जेक्ट है ये कहां बन रहा है, फोकस पे, इंफिनिटी पे रखा आपने, इमेज इसका बनेगा आपका फोकस पे। इमेज यहाँ पे रियल मिलने से नहीं बना है तो ऑब्वियसली इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में हर कंडीशन में इमेज क्या बनेगा, हर कंडीशन में कॉन्वेक्स मिरर में आपका वर्चुअल मिलेगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये हमेशा लाइट को डाइवर्ज करेगा, तो डाइवर्ज करेगा तो मिलने का चांस ही नहीं है। साथ ही साथ पॉइंट साइज होगा, इरेक्ट होगा, तो वर्चुअल है, इरेक्ट आपको साथ में। दूसरा केस है कि कहीं पे भी आप इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख लो, कहीं पे भी रख लो, हमेशा उसका इमेज कहां बनेगा, उसका इमेज पीछे बनेगा। तो यहाँ पे आपने रखा, लाइट ऐसे पास कराई, इट अपीयर्स टू बी कि फोकस से पास हो रहा है। दूसरा आप लेके गए ऐसे ही सेंटर वाले लाइन से, ये लगेगा सेंटर पे जाके अपीयर हो रहा है, तो सिंपली इसी डायरेक्शन में लाइट आपकी पास हो। यहाँ पे इमेज कहां बनेगा, अगेन बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिटवीन द फोकस एंड द पोल, हमेशा याद रखना बिटवीन द फोकस एंड द पोल, और इसमें कुछ नहीं चेंज होना। तो ये दूसरा वाला फोकस, इधर वाला नहीं, ये वाला फोकस आपका, ठीक है। और इमेज आपका वर्चुअल स्मॉलर एंड डायरेक्ट। तो अब क्वेश्चन बन जाएगा कि वो कौन सा मिरर है जिसमें इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। क्या कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनेगा, यस, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको बन सकते हैं कहीं पे भी, कहीं कई तरीके से स्टेटमेंट्स इसके बनाए जा सकते हैं। अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लियर रहोगे तो इसको करना ज्यादा आसान हो जाएगा। अदरवाइज जो क्वेश्चन घुमा घुमा के अभी तक जो नॉर्मल पूछने वाला था वो हो चुका है, अब घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीधे वाले खत्म हो गए, ठीक है। क्लियर है, किसमें हमेशा इरेक्ट बनेगा, अगेन वर्चुअल बन रहा है तो इरेक्ट बनेगा वो। क्लियर है यहां से, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर सिंपली आपको ये ध्यान रखने का है। चलो, कन्वेक्स मिरर का यूज, सो रियर व्यू मिरर्स, जो जितने आपकी गाड़ियों में मिरर लगे होते हैं ऑल आर कन्वेक्स मिरर। दूसरे जो है सिक्योरिटी मिरर्स, दुकानों वगैरह में देखा होगा ऐसे गोल सा ये बना के रखते हैं, वो दुकान वगैरह में जो दुकानदार होता है वो जनरली अगर मान लो सीसीटीवी वगैरह जब नहीं उतने यूज होते थे तो एक इस तरीके का गोल सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखेगा जिसपे कि सारा कुछ उसका एक शीशे की तरह ये काम करता था। तो उसमें से उनको मॉनिटर करना दुकान में आसान हो जाता था। मैं सब तरफ नजर घुमा कैसे रखूंगा, तो मेरे सामने यहाँ पे इमेज बन रहा होगा, आई विल जस्ट लुक एट इट कि क्या चल रहा है मेरे पूरे दुकान में, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी मिरर्स में इसका यूज होता था, ठीक है। वो पहले हमें हमें लगता था कि ये क्या है भाई, लेकिन वो एक्चुअली सिक्योरिटी मिरर है। इवन एटीएम में होता है आपका, देखना एटीएम में जब जाओगे तो सामने ही आपके ऐसे एक छोटा सा चमकदार सरफेस दिखेगा, वो दैट इज अ मिरर, ठीक है। वो और कुछ नहीं है, वो मिरर है इसलिए ताकि आपके पीछे क्या चल रहा है सब कुछ आप ब्रॉड व्यू में देख सको, कौन से लोग आपके एटीएम पे नजर बना कर बैठे हुए हैं, पिन पे आपका कौन ध्यान दे रहा है, ठीक है। तो एटीएम में वो लगा देते हैं, आज तक हमें बताया ही नहीं कि ये भी करना था हमें, ठीक है। तो वो इसके लिए होता है, वो आपका मिरर होता है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो आपको, डाइवर्जिंग मिरर है तो डाइवर्सली डाइवर्स आपको लाइट को जहां कराना है तो आप वहां पे क्या करोगे, कन्वेक्स मिरर का यूज करोगे। सो दीज आर द यूजेस जो कि आपको कॉन्वेक्स मिरर में बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो कॉन्केव कॉन्वेक्स, इसमें से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं सिंपली, एक तो यूज के बेसिस पे और दूसरा कि इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है। इन दो बेसिस पे क्वेश्चंस मतलब असंख्य बार पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है ना। इसका जो मेन क्वेश्चन था ये आपका ना, थोड़ा सा मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन क्वेश्चन आने नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आ जाता है तो एक फॉर्मूला है सिंपली आपको वो याद कर लेने का। देखो यहां पे हमेशा जो मिरर फॉर्मूला है वो है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये जो v है ये इमेज के लिए है, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है,
और ये है आपका फोकल लेंथ, फोकल इमेज ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली करना होता है, आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन डालिए, आपको फोकल लेंथ गिवन होगा तो फिर इमेज की पोजीशन पूछेगा, मतलब 2 गिवन होगा, तीसरा पूछेगा। लेकिन ध्यान रखना होता है यहाँ पे गलतियां जो होती हैं वो हो करना है वो आपको, कि भाई आपको साइन बहुत सही से यूज करना है। साइन में गलती करोगे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको उलट जाएगा। तो साइन कन्वेंशन के लिए हमेशा ध्यान रखना दो चीजें, एक तो कि कनकेव मिरर अगर है, अगर कनकेव मिरर है तो इसका जो फोकल लेंथ होगा, इसका जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा ही क्या होगा, निगेटिव होगा, पहली चीज। दूसरा, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका फोकल लेंथ आपको इस साइड में था तो वो क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। दो चीजें, पहली चीज तो ये क्लियर रख लेना, निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो कॉन्केव में निगेटिव है आपका फोकल लेंथ, हमेशा ही निगेटिव रहेगा वो, ठीक है। अगर वो नहीं भी लिखा है वो उसने केवल 2 सेंटीमीटर रखा है तो आपको यूज करना जो है, आपको जो यूज करने का है वो हमेशा -2 के साथ ही आप यूज करोगे। दूसरा, ऑब्जेक्ट को हम जनरली इस साइड में रखते हैं, जनरली तो इस साइड में आपने रखा है तो ऑब्जेक्ट हमेशा ही क्या रखोगे, ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा, चाहे कोई भी मिरर हो, ऑलवेज निगेटिव, हमेशा आपको ऑब्जेक्ट के साथ माइनस लगा करके यूज करने का है, ठीक है। तो उसने रखा है 3 सेंटीमीटर, प्लेस्ड है 3 सेंटीमीटर, आप सिंपली -3 लगाओगे वहां पे, ठीक है, ऑलवेज, इसमें गलती नहीं करने की, तो आपका कभी भी सही आएगा आंसर। और तीसरा, जब आप भी दे रहे हो यानी इमेज कहां पे लोकेटेड है, तो अगर इमेज मिरर से लेफ्ट में लोकेटेड है तो इमेज क्या होगा, अगर इमेज इस जगह पे कहीं पे लोकेटेड है इमेज, तो ऐसे मान लो इन्वर्टेड बना हुआ है, तो फिर आप कहोगे कि ये क्या है, ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। और अगर ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे कहीं पे लोकेटेड है इस रीजन में, तो फिर ये आपका पॉजिटिव साइन के साथ लेगा। तो सिंपली है कि मिरर से किस डायरेक्शन, एक्चुअली वो मिरर का भी डायरेक्शन नहीं होता, वो लाइट का डायरेक्शन होता है, बट खैर उतना कंफ्यूज नहीं करने का, ये 3-4 केसेस लेके अपने काम निकाल लेंगे। अब अगर आंसर कैलकुलेट कर रहे हो, मान लो आपसे पूछ दिया कि भाई बताओ v कहां पे आया, और v के आंसर में आपका माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या है कि आपका इमेज किधर बन रहा होगा, मिरर के इस साइड में बन रहा होगा। अगर v का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है यानी कि v कहां बन रहा होगा, इस साइड में होगा, सिंपली वो आपको साइन कन्वेंशन, तो ये साइन कन्वेंशन क्लियर रखो, ठीक है। बाकी यहाँ पे और कोई क्वेश्चन वैसा टफ क्वेश्चन नहीं बनते, यहाँ पे सिंपली 1/v प्लस 1/u यूज करके आपको लेके चलना। और क्या होगा, वो फोकल लेंथ ना देके रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से तो फोकल लेंथ निकाल ही लेंगे हम लोग, सीधा उसको r/2 कर देने का है, काम खत्म, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला, कि भाई इमेज कितना मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सिंपली होता है h'/h, एंड ये सिंपली वैल्यू होता है v/u के बराबर, माइनस के साथ, ठीक है, h'/h। तो हाइट ऑफ द इमेज h' जो है, दिस इज हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट, और ये जो है ये ऑब्जेक्ट की हाइट, ये इमेज की पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन। सिंपली यहां पे भी साइन कन्वेंशन आपका वही होगा, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ है तो, ठीक है। तो मान लो आप कहीं पे हाइट निकाल रहे हो और उसका h माइनस में आ गया, इसका मतलब क्या है कि इमेज इन्वर्टेड बना हुआ, h पॉजिटिव आया यानी इमेज आपका इरेक्ट पोजीशन में सीधा खड़ा है। अब पता है इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाना हो, लॉजिकल, मतलब कोई रट्टा नहीं, हाउ मच यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं करना है उसको, इसको घुमा देने का, वो क्या कर देगा, अभी तक हम कन्वेंशन ऐसे यूज करते आ रहे हैं ना, ही विल सिंपली पुट द मिरर लाइक दिस, या ऐसे डाल देगा, इमेज यहां पे बनाएगा, ऑब्जेक्ट यहां पे रखेगा, बोलेगा अब बताओ इमेज कैसे बनेगा।
अब आपका यहाँ पे 1/v + 1/u में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, इट विल नॉट एक्ट लाइक दिस। ठीक है, तो वो अभी तक इन्होंने ट्राई नहीं किया है, इसे अच्छे एग्जाम में इन्हें करना चाहिए। लेकिन ठीक है, आपको अगर एक्चुअल टेस्ट करना है कि कोई किसकी लॉजिकल रीजनिंग कितनी अच्छी है, देन दे विल डू दिस। डन। नेक्स्ट comes the refraction of light। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अभी तक जो आपने देखा वो रिफ्लेक्शन था, नाउ कम्स द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन में आप क्या देखते हो कि भाई आपका कुछ इसके एग्जांपल्स के रूप में आप ऐसे देखते हो कि भाई आपका जो टैंक है या पॉन्ड है जहां पे वाटर होता है, आपको गहराई का पता नहीं चलता, उसका जो तली अगर दिख रही है तो आपको लगता है कि भाई ये ज्यादा गहरा नहीं है, बट उतरोगे तो पता चलेगा कि डूब गए। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपका उसका जो बॉटम है वो आपको उठा हुआ दिखता है। सिंपली आप लेटर्स वगैरह को रखते हो ऐसे, शीशे कांच रख दो ऊपर से और देखो तो आपको लेटर जो है थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, या फिर पेंसिल को रख देते हो पानी में, वो थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है आप। ठीक है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जब लाइट आती है, रिफ्लेक्शन का सिंपल सा मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन का मतलब है लाइट का, आपका लाइट का अपना रास्ता बदलना। जैसे ही लाइट दो अलग अलग मीडियम के जंक्शन पे आती है, दो अलग अलग मीडियम के जंक्शन पे आती है, वहां पे लाइट क्या करती है, अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। और जब इसके डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से जो इसके साइज में, हाइट में, विड्थ में, डेप्थ में जो डिफरेंसेस आते हैं, वही ये आपको प्रॉपर्टीज आपको दिखती है। तो रिफ्लेक्शन इज सिंपली द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट, सिंपली वही है इसका। ठीक है, सिंपली लेमन को रख दो पानी में तो बड़ा सा दिखता है, तो वो कई बार आप ये एक्वेरियम वगैरह में जो है वो बड़े दिखते हैं ना, आपको सिंपली पत्थर छोटा सा होगा वो बड़ा सा साइज में दिखेगा। दैट इज ऑल्सो व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन यही सिंपली कि भाई ये बताओ इनमें से कौन सा रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल, सिंपल, सारे रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा यहां से क्या हो गया, तो सिंपली रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि लाइट जो है जैसे ही ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो यहाँ पे क्या होता है, दूसरे मीडियम में उसका स्पीड चेंज होता है, उसके वजह से उसका डायरेक्शन चेंज होता है, और उसी प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिफ्रैक्शन से ही जुड़ा हुआ एक टर्म है डिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में एंड डिफ्रैक्शन में आप कंफ्यूज ना होना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट ऐसे जा रही है और कोई बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा इसके रास्ते में, तो लाइट क्या होती है, थोड़ा सा ऐसे बेंड होके बाहर निकलती है, मतलब ऐसे थोड़ा सा बेंड होके कर्व हो जाती है अपनी लाइन से, दैट इज नोन एज द डिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि उस मीडियम से टकरा के नहीं पास हो रही थी, वो उस मीडियम से पास हो रही थी, तब अपना लाइट मूव कर रही थी, उसका रास्ता बदल रहा था। बट डिफ्रैक्शन में क्या होता है, सामने आ गया एंड इट विल टर्न। ये भी आपको डिफ्रैक्शन ऑल्सो शोज कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का है, तभी तो वो मूव हो गया ना। अगर छोटा सा यहां से क्यों पास हो गया, ये दिखा रहा है इसके वेव नेचर को, लेकिन जैसे ही डिफ्रैक्शन दिखा उसको, जहां पे एक छोटी ऑब्जेक्ट आई और लाइट ने अपना रास्ता बदल लिया, इट शोज कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल का बना हुआ है, पार्टिकल नेचर को शो करता है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बीच का ये डिफरेंस क्लियर रखेंगे आप। ठीक है, ना सिंपल सी कहानी कि कैसे मूव करेगा, ऑलवेज आपका यहां पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी वही है। पहला जो इसका स्टेटमेंट है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और जो आपका नॉर्मल है वो सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करेंगे, तो प्लेन वाली कॉन्सेप्ट वही है कि इसका प्लेन नहीं बदलेगा। दूसरा जो है, दूसरा इसका जो इक्वेशन है उसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब ये साइन आई क्या है, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो होगा क्या, सिंपली जैसे ही लाइट चली यहां पे, ये नॉर्मल आपने डाला, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अगर इसका मीडियम, जिस मीडियम में ये जा रहा है, अगर वो मीडियम इससे ज्यादा डेंस है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो उसका रास्ता क्या हो जाता है, ये नॉर्मल के पास आने लगता है, ये नॉर्मल के पास आने लगता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसको यहां से जाना चाहिए था,
बट ये क्या हो गया इधर है। तो डेंसिटी मतलब यहाँ पे आपका ऑप्टिकल डेंसिटी की बात होती है, ना कि नॉर्मल डेंसिटी की बात, ठीक है। लाइट उसमें कितना स्पीड या फास्ट मूव कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे लाइट, अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना, लाइट डेंसिटी मीडियम आ गई, डेंसिटी आ गई तो लाइट को क्या करना है भाई, लाइट को चलने में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो लाइट अपना क्या करती है, रास्ता छोटा कर लेती है। वो लाइट ने अपने क्या किया, इतना चलने में इसको ज्यादा मेहनत लगता, टाइम लगता, तो इसने अपना रास्ता छोटा कर लिया, तो सिंपली ये क्या हो गया, आपका नॉर्मल की तरफ घूम गया। लेकिन जब यही लाइट फिर से पड़ी दूसरे आपके बॉर्डर पे, ये इंसिडेंट था, तो ये क्या करेगा, अब ये क्या हो रहा है कि डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जा रहा है। तो डेंसर से जब लाइटर मीडियम में जाएगा तो ये क्या करेगा, ये नॉर्मल से ये ऐसे निकलना चाहिए था इसको, बट इससे थोड़ा सा ये घूम गया, ठीक है। तो नॉर्मल से दूर चला गया। तो सिंपल सी बात कि डेंसर मीडियम था, यहाँ पे लाइट अपने स्पीड से चल रही थी, जैसे ही लाइटर मीडियम मिल गया तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा ना चलने का, आराम से मूव कर सकता है। तो आराम से मूव कर सकता है, तो सोचा कि थोड़ा घूम फिर के आते हैं मजे से, तो थोड़ा सा दूर निकल लिया, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका, दिस इज व्हाट आपका रिफ्रैक्शन। इस तरीके से आपको सिंपली याद रखना है कि लाइटर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ घूम जाएगा, और जब आपका डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा। एंड लाइट आपका इस तरीके से, ठीक है। और ये जो साइन आई बाई साइन आर, ये कांस्टेंट है, ये डिपेंड करेगा कि कौन से दो मीडियम की बात हो रही है। ये कांस्टेंट ऑलवेज, दिस कांस्टेंट विल ऑलवेज बी डिटरमाइंड कि कौन से दो मीडियम है और लाइट किसमें से किसमें जा रही है, ठीक है। नाउ अब यहीं से आपका कॉन्सेप्ट आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है कि रिफ्रैक्शन जो है ये बढ़ते बढ़ते, तो मान लो यहाँ पे क्या है कि ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये लाइटर मीडियम है। तो पहले ऐसे अगर स्ट्रेट जाएगा, हमेशा याद रखना रिफ्रैक्शन में ना एक कॉन्सेप्ट ये भी ध्यान रखना कि लाइट अगर 90 डिग्री पे पड़े किसी भी मीडियम में, तो वहां पे फिर रिफ्रैक्शन नहीं होता, वो सीधा निकलता है किसी भी मीडियम में। रिफ्रैक्शन के लिए हमेशा याद रखना है आपको कि आपको 90 डिग्री से एंगल चेंज होना चाहिए। 90 डिग्री पे अगर होगा तो रिफ्रैक्शन किसी भी केस में नहीं होता है, ठीक है। अगेन दिस इज प्रोबेबल क्वेश्चन के रूप में ये बन सकता है। तो देखो अब देखो लाइट यहां से गई तो 90 डिग्री सीधा निकल गई, ये डेंसर मीडियम है। 15 डिग्री चेंज किया आपने तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा इसका रास्ता बदला, ये थोड़ा सा ऐसे बेंड किया, नॉर्मल से दूर जाएगा, ये और बढ़ाई, ये नॉर्मल से और दूर गया, और एंगल बढ़ाया, नॉर्मल से और दूर गया। लेकिन एक एंगल पे अब ये नॉर्मल से जैसे ही दूर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, इट विल अगेन टर्न बैक टू द सेम मीडियम। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जब एक डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में ट्रेवल करती है तो एक पार्टिकुलर एंगल के बाद वो डेंसर मीडियम से बाहर नहीं निकल पाती है, इट अगेन कम बैक इनटू द सेम मीडियम, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज द आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका टोटल, यही कहानी होता है डायमंड में। डायमंड क्यों चमकता है, डायमंड के चमकने का जो कारण है दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट डायमंड से बाहर आ ही नहीं पाती, एक बार उसके डायमंड में उसने इंटर कर गया तो उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है डायमंड की इतनी ज्यादा है कि जब डायमंड से वो एयर में आने का प्रयास करता है वो आ ही नहीं पाता, ठीक है। वो उसी अंदर में वो घूमता रहता है, और इसीलिए आपका जो डायमंड है वो आपको चमकता हुआ, स्पार्कल करता हुआ दिखता है, ठीक है। तो ये सिंपली आपको डायमंड का ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो है उसकी चमक होती है। यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका होता है जब आपका रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो रेनबो के फॉर्मेशन में ही क्या होता है कि वहां पे जो पानी की बूंदे होंगी, इधर से लाइट आएगा तो ये इससे बाहर ना जाके ये वापस से इसको रिफ्लेक्ट होना पड़ता है, वो ऐसा एंगल से अगर बनेगा तो वहां पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कहानी होती है। हालांकि और भी चीजें होती है वहां पे, बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स जो वहां पे देखने को। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमेशा ये डिपेंड करेगा कि कौन सी मीडियम है, दोनों मीडियम कौन सी हैं, और साथ ही साथ कि एंगल कितना है,
ठीक है, तो ऑलवेज ये 3 फैक्टर डिटरमाइन करेंगे कि वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका क्रिटिकल एंगल यानी उस एंगल को कहते हैं जहां के बाद से अब लाइट अगर फर्दर एंगल को बढ़ाओगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो है आपका विद रिस्पेक्ट टू एयर कुछ के दिए गए हैं। आप लाइट का देखो, डायमंड का देखो, डायमंड का बहुत ही, एक तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी बहुत हाई है, ठीक है, यानी उसमें बेंडिंग जितना जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसमें बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायमंड की अगर बात करोगे तो डायमंड इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसकी वन ऑफ द हाईएस्ट है, और क्रिटिकल एंगल भी इसका बहुत कम है, मतलब इजीली लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इसको बहुत ज्यादा एंगल से आपको देने की जरूरत नहीं है, कम एंगल पे भी लाइट जैसे ही घुसेगी इट विल रिफ्लेक्ट, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायमंड वाला याद रखना, या ये ऐसे याद रखोगे तो ठीक ही है, मेजर डायमंड का ही है और क्या। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब आप बात करते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा बात होगा कि दो मीडियम के बीच का कि किसमें से किसमें जा रही है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकालते हैं ना, जैसे मान लो कि मीडियम एक 2 है, ये मीडियम 1 है, यहां से लाइट जा रही है ऐसा, ठीक है, और फिर लाइट का बेंडिंग हुआ, तो इसको लिखते हैं एन, सॉरी लाइट इधर से ले लो, ये मीडियम 1 कर लो, इसको यहां से पढ़ने के बाद अब ये रिफ्लेक्ट करेगी, या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी। जब इसको आप निकालते हो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को, तो इसको लिखते हैं हमेशा n2:1, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, क्योंकि हमेशा दो मीडियम के बीच जब बात होगी तभी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप निकालोगे। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यही है आपका कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा। नाउ अब आप क्या करते हो कि मीडियम 1 को जब आप एयर कर देते हो कि भाई पहला जो मीडियम होगा वो कोई मीडियम नहीं है, वो सिंपली एयर है, तो फिर ये आप नॉर्मली इस हिसाब से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी भी ऑब्जेक्ट का निकाल लोगे, क्योंकि लाइट का स्पीड तो आपको पता है एयर में कितना है, ठीक है, बाकी आप उसके हिसाब से बाकी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल लोगे, तो उसी बेसिस पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एयर का जो है सिंपली 1.1 आप लेके कंसीडर कर रहे हो इसको। इसके बाद अब इसके हिसाब से एक बार जस्ट गो थ्रू हो लेना, ठीक है, कि आइस है, वाटर है, अल्कोहल है, केरोसिन है, तो इनमें ये थोड़ा बहुत बेंडिंग कराते हैं, लेकिन जैसे ही देखो अब आप ग्लास की तरफ बढ़ रहे हो, क्वार्ट्ज है, यहाँ पे क्राउन ग्लास है, तो फिर इनका ऑलमोस्ट 1.5 के बीच चला जा रहा है। इसके अलावा रॉक सॉल्ट वगैरह सबसे ज्यादा आपको जो दिखेगा वो डायमंड का, तो ये आपको क्या होगा, जो पत्थर होते हैं जितने भी रूबी हो गया, ये सारे पत्थर, इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स काफी हाई होता है। तो आपसे पूछेगा नहीं, बट हाँ एक रेशियो, एक ऐसे कह सकते हो इसको कि एक बेसिक आइडिया आपका होना चाहिए, ठीक है, कि वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अल्कोहल का, केरोसिन का, तो वाटर अल्कोहल ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, तो ये हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन बनाया वो बेवकूफ और मतलब ज्यादा परेशान करने वाला बनाना हो उसको तो बना सकता है, बाकी इसमें से और कोई वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लिक्विड्स का हमेशा याद रखना, जो भी मेजर लिक्विड्स है उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है, ठीक है, यानी वहां पे लाइट बेंड होगी। उसके बाद आप चले आते हो ग्लासेस की तरफ, और ग्लासेस से फिर आप जाते हो स्टोन्स की तरफ, ठीक है, जो भी वैसे स्टोन जहां से पे लाइट पास कर सकती है, तो ऐसे भी करके याद रखोगे तो आपका ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स द इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो एक तो मिरर था, मिरर के बाद आप क्या रखोगे, नाउ वी विल कम आउट लेंसेज। लेंसेज में जो है आपको याद रखना कि जो कॉन्केव मिरर की कहानी थी, जो कॉन्केव मिरर की कहानी थी, वो कहानी यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की होगी। जो जो पोजीशन कॉन्केव मिरर में जैसा जैसा इमेज बन रहा था वैसा ही सारा यहाँ पे बनेगा इन द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके अलावा सेम जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो कहानी बनती है कॉन्केव मिरर में, तो ये केसेस उल्टे हो जाते हैं यहाँ पे। बाकी बनाने का तरीका सबका सेम ही है, अभी भी इमेज वैसे ही आप बनाओगे,
तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा, जाके फोकस में मिलेगी, इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। ऑब्जेक्ट को आपने सेंटर से थोड़ा सा पीछे रखा, तो यहां पे भी देखो ये सेम काम करा रहे हैं, काम कुछ और नहीं हो रहा है। आप यहां से एक लाइन पैरेलल लेके गए प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये जब पैरेलल जाएगा तो ये कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। पैरेलल जाएगा फोकस से पास करेगा, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। दूसरा, आप लेके जा रहे हो डायरेक्टली हिट करा रहे हो पोल पे, तो ये बिना रास्ता चेंज किए अपना क्या होगा, पोल से पास कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका मिरर वाले केस में, ये उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट कर रहा था, यहाँ पे उसी सेम एंगल के साथ वो आगे बढ़ता रह जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे है, यानी एंगल अभी भी सेम है। बात समझ में आ रही है? तो ये एंगल हमेशा सेम बना हुआ रहेगा। ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली वहां पे भी बियॉन्ड 2f बन रहा था, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ बनेगा। ऑब्जेक्ट एट 2f, यहाँ पे आपने सेंटर पे रखा, इसका भी फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, इमेज का सेंटर पे होगा, ठीक है। यहां पे आपने रखा बिटवीन सेंटर एंड एफ, तो ऑब्जेक्ट आपका फिर सेंटर से थोड़ा सा पीछे मूव कर गया। नाउ यू केप्ट एट एफ, तो ये इंफिनिटी पे जाके बनेगा। और अगर एफ और पोल के बीच में रखा तो अब आपका इमेज रियल नहीं बनेगा, अब आपका इमेज बनेगा यहाँ पे वर्चुअल। एक केस था ना वहां पे भी वर्चुअल बन रहा था, जब आप पोल एंड फोकस के बीच में रख रहे थे। यहाँ पे भी एक ही केस है जहां पे इमेज आपका वर्चुअल बनेगा, एंड दैट इज जब आप पोल एंड फोकस के बीच में रखोगे। तो अगर कॉन्केव मिरर याद है तो कॉन्वेक्स लेंस सिमिलर। केसेस सारे के सारे उसमें भी वैसे ही हैं, सारे रियल इमेज बन रहे हैं एक्सेप्ट वन, दैट इज द वर्चुअल इमेज। एक केस है जो कि आपका एक्सेप्शंस के रूप में आप इसको रख सकते हो, ठीक है। ये आपका लेंसेज यहां से हो जाएगा। सिमिलरली जब आप बात करोगे मिरर की, लेंस की, कॉन्केव लेंस की, सेम वहां पे जो कॉन्वेक्स मिरर की कहानी थी वही यहाँ पे कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस की कहानी, ठीक है। तो सेम वही, वो आप देखो, इसको भी देखो, दोनों आपको सिमिलर दिखेंगे, कोई अलग नहीं है इसमें। नाउ लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। सिमिलरली जैसे मिरर के लिए अगर आपका फॉर्मूला है, वैसा ही फॉर्मूला यहाँ पे लेंस के लिए है। दिस इज 1/v माइनस 1/u। वहां पे क्या था, 1/v प्लस 1/u था, इक्वल्स टू 1/f। इसका फॉर्मूला जो है दैट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू। बाकी सारे के सारे रिलेशन सेम, सारे के सारे रिलेशन, ठीक है। फोकल लेंथ आप वैसे ही निकालोगे, आप इमेज के लिए वही पॉजिटिव निगेटिव आपको वैसे ही यूज करने का है, ऑब्जेक्ट के लिए भी वैसे ही पॉजिटिव निगेटिव यूज करना, ठीक है। उसके अलावा मैग्निफिकेशन, यहां से मुझे डाउट है कि पूछेगा, लेकिन फिर भी फॉर्मूला आप रख ही लो। मैग्निफिकेशन जब आप इसका निकालते हो तो सिंपली h डैश बाई h इक्वल्स टू v बाई, वहां पे यहां पे माइनस था, माइनस v बाई u था, ठीक है। यहां पे माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस उस वाले फॉर्मूला में, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला, बाकी अगर क्वेश्चन पूछे तो वही v एंड u करके करने का है। फोकल लेंथ वही सेम तरीके से, फोकल लेंथ वैसे ही। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अब लेंसेज में दो फोकल लेंथ होते हैं, लेकिन हमेशा जिसपे इमेज स्ट्राइक करती है, जिसपे लाइट स्ट्राइक करती है पहली बार, उसको कंसीडर किया जाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस पे स्ट्राइक ये किया ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है, पीछे की तरफ है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ जो है, तो यहां पे पहले इस सरफेस पे स्ट्राइक की, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड में है, तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ ना कंफ्यूज करना, बाकी इसमें कुछ अलग नहीं। अच्छा, यहीं से बात आती है पावर ऑफ लेंसेज की, कि लेंस का पावर कितना। तो पावर आप सिंपली निकालते हो किसमें, डायोप्टर में। और पावर जो होता है P इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। जो पावर ऑफ लेंस निकाली जाती है दैट इज P इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो जो हम ग्लासेस बोलते हैं कितने पावर का ग्लास है, वो एक्चुअली फोकल लेंथ का इन्वर्स किया हुआ है, वो आपको वहां से पता चलेगा। लिख लो सेंटीमीटर लिख लो।
और कॉम्बिनेशन ऑफ जब लेंसेज होती है वहां पे फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ठीक है। 2 3 4 लेंसेज को आपको कंबाइन कराना है तो P क्या हो जाएगा, P अगर कंबाइन निकालना है 2 3 लेंसेज दिए हुए हैं तो कुछ नहीं, P1 प्लस P2 प्लस P3 सबके पावर को ऐड करते जाओ, वही उसके कॉम्बिनेशन का आपको फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, हो गया, डाउट है तो पावर ऑफ द लेंस, नेट पावर वही आप निकाल लोगे, P कॉम्बिनेशन। इसके बाद एक लाइट की फेनोमेना है डिस्पर्शन, यानी लाइट का फैल जाना, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट क्या होता है, जब डिस्पर्शन होता है तो वहां पे लाइट आपका ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू इट कंपोनेंट्स। तो जैसे ही आप प्रिज्म से लाइट को पास कराते हो, ऐसे स्टेट तो स्टेट निकल जाएगा, चलो ठीक ही है। तो फिर आपका लाइट क्या हो जाता है अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर जाता है, आपका विबग्योर का फॉर्मेशन होगा। सो दैट इज सिंपली द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सेम डिस्पर्शन ऑफ लाइट की जो फेनोमेना है वो आपका रेनबो फॉर्मेशन में होती है। तो रेनबो फॉर्मेशन में एक फीचर जो है वो तो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, कि जैसे सनलाइट आई, बूंदों से टकरा, बूंद में गई तो बूंद में से ये बाहर नहीं निकल पाती है, ठीक है। अगर बाहर निकल जाएगी तो फिर तो वहां पे रेनबो का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा आपको, ठीक है। उतना अच्छा रेनबो नहीं बनेगा। अच्छा रेनबो तभी बनेगा जब वापस से लाइट रिफ्लेक्ट हो, और रिफ्लेक्ट होने के बाद अगेन ये अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो, तो देन यू विल फॉर्म द रेनबो। तो रेनबो फॉर्मेशन में जो फेनोमेना यूज हो रही है वो लाइट की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्रैक्शन भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे डिस्पर्शन, ठीक है। तो ये एक जरूरी नहीं कि एक ही फेनोमेना हो, 3 4 फेनोमेना एक साथ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये फेनोमेना वहां पे भी दिखोगे जहां पे जैसे सोप बबल्स वगैरह, सोप बबल्स में देखते हो लाइट थोड़ा अजीब टाइप की दिखती है, वहां पे कलरफुल दिखने लगता है। तो वहां पे भी यही फेनोमेना हो रहा है, आपका डिस्पर्शन हो रहा है, साथ में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, साथ में रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये दोनों तीनों चीजें एक साथ चल रही है। रिफ्लेक्शन का एक और एग्जांपल है आपका जहां पे मिराज फॉर्मेशन होता है। मिराज समझते हो, जैसे धूप का दिन हो पूरा और चलते जाओ खुले सड़क पे तो लगता है कि आगे पानी दिख रहा है, ठीक है। तो उसको कहते हैं मिराज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बट वो है, मतलब आपको दिख रहा है, आपको अपीयर हो रहा है। उसके पीछे का भी जो कारण होता है यही आपका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होती है, ठीक है। और वहां पे रिफ्लेक्शन के वजह से वहां पे आपको मिराज का फॉर्मेशन दिखता है, ठीक है। तो डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट में इतनी कंपोनेंट्स क्लियर रखेंगे। इसकी वजह से आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर में भी रिफ्रैक्शन, क्योंकि भाई लाइट जब स्टार से आपके पास आ रही है तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट मीडियम से पास हो रहा है, कहीं पे आपका डेंसिटी ज्यादा है, कहीं पे कम है। तो इसी के वजह से जो लाइट रे है, अब जैसे जैसे आप अर्थ के पास आ रहे हो तो डेंसिटी क्या होते जा रही है एटमॉस्फेयर की, बढ़ते जा रही है हर लेयर में। तो इसीलिए जो आप देखते हो तो लाइट रे की पाथ कर्व आई हुई होती है, और स्टार्स जितनी उनकी पोजीशन होती है उससे कहीं ज्यादा दूर दिखते हैं, ठीक है, दूर दिखते हैं। सो दिस इज आल्सो द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। अच्छा, एक सवाल यहाँ से बड़ा अच्छा पूछा गया है, व्हाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल? जब आपका स्टार को देखते हो तो स्टार आपका बार बार ट्विंकल करती है, मतलब होता है ना कि लाइट आया बंद हुआ, आया आया बंद हो गया। आपका वो प्लैनेट में नहीं हो, प्लैनेट में नहीं होने का क्या कारण है? थिंक ऑफ इट। देखो, जो स्टार्स हैं, स्टार्स आपके दूर पे हैं, प्लैनेट्स जो हैं वो पास हैं, ठीक है। तो स्टार्स जब दूर हैं तो ये स्टार से जो लाइट आ रही है वो आपके लिए पॉइंट सोर्स का काम कर रही है, रादर देन कि वो पूरा फैला हुआ। सो आपको लगता है कि कहीं एक जगह से लाइट आ रही है और वो एक लाइट आपको इस तरीके से रिफ्लेक्ट होते हुए दिखती है। अब क्योंकि अर्थ का जो लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं, उनमें हमेशा कन्वेक्शन करंट चलते रहते हैं, हमेशा आपके लेयर्स में क्या हो रहा है, हवा इधर से उधर मूव करती है, उसके वजह से वो ट्विंकल, क्योंकि एक ही सोर्स है और उस एक सोर्स को हिला दोगे तो आपको जो इमेज दिखेगा वो हिलता हुआ दिखेगा। लेकिन प्लैनेट्स जो है वो पास हैं,
तो प्लैनेट्स पास है तो क्या हो रहा है कि यहाँ से भी लाइट आपके पास पहुंच रही है, यहाँ से भी पहुंच रही है, यहाँ से भी पहुंच रही है, यहाँ से भी पहुंच रही है। स्टार्स में जैसे एक पॉइंट सोर्स के तौर पे पहुंच रहा था, प्लैनेट्स में वो पॉइंट सोर्स की तरह नहीं पहुंच रहा आपके पास। ठीक है, तो इवन दो अगर ये रिफ्रैक्ट हो भी रहा है तो इतना बड़ा सा है ये कि आपको वो बैलेंस कर दे रहा है। मतलब कि कोई दूर पे चीज बैठा दो, एक लाइट का सोर्स दूर रख दो और उसको थोड़ा सा भी हिलाओगे तो आपको अपीयर लगेगा कि हिल रहा है, लेकिन उसको बहुत पास लेते हैं वो थोड़ा बहुत हिलाओगे भी तो आपको लाइट वैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे प्लैनेट जो है वो ट्विंकल नहीं करते। इसके पीछे जो मेजर कारण है वो है इनका डिस्टेंस। ठीक है, तो सिंपली याद रखना बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, चलो इसके अलावा एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये भी कहानी होती है। सूरज जब तक क्षितिज पे आया होता है उससे पहले आपको दिखना शुरू हो जाता है, और सूरज जब क्षितिज से डूब चुका होता है फिर भी कुछ देर तक आपको दिखाई देते रहता है। इसके पीछे भी जो कारण है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रहा है तो सन अभी होराइजन से नीचे ही है। सन यहाँ पे अगर ये स्ट्रेट लाइन में जहां से मुझे दिख सकता था उससे नीचे ही है, यहाँ पे भी रहेगा तो मुझे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लाइट जो है ये बेंड करके मेरी आंखों तक पहुंचेगा तो मुझे लगेगा कि सन यहाँ पे आ चुका है। सिमिलरली है तो होता है आपका सनराइज एंड सनसेट दोनों में। ठीक है, इसके अलावा जो सन जो है थोड़ा सा बड़ा दिखता है अपने साइड से, फ्लैट एंड डिस्क दिखता है, उसके पीछे भी जो कारण है दैट इज ऑल्सो द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको इसमें भी जो कारण है वही लिखना, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इसके अलावा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का क्या होना लाइट जब है आपको कोई छोटे ऑब्जेक्ट को इनकाउंटर करती है तो एक तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन हो रहा था कि लाइट बेंड कर जाती है, दूसरी क्या होता है लाइट फैल जाती है, स्कैटर कर जाती है। ठीक है, तो ये फेनोमेना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने मिलते हैं, जैसे एक एग्जांपल है इटसेल्फ द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। तो लाइट स्काई का आपका ब्लू कलर होना या फिर रेड कलर होना, दोनों के पीछे जो कारण है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे ही आपका आसमान में छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, 10 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जब लाइट इनसे टकराती है तो क्या होता है कि बाकी सारे तो निकल जाते हैं, जो ब्लू लाइट है आपका वो स्कैटर कर जाता है, क्योंकि ब्लू लाइट का साइज छोटा है, उसका वेवलेंथ जो है वो छोटा है। जब वो स्कैटर कर जाता है तो फिर आपको आसमान ब्लू दिखता है। अगर पार्टिकल्स का साइज को बढ़ा दोगे तो पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा हो जाए कि वो ब्लू लाइट को ना स्कैटर कर पाए, किसी और लाइट को स्कैटर करने लगे, तो फिर आपको उस कलर का जो है आसमान दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी होती है आपको ब्लू लाइट के कलर के ब्लू आसमान के ब्लू होने के पीछे। सेम डीप सी की कहानी है। रेडनिंग ऑफ द सन, सनराइज एंड सनसेट, ये भी सनराइज एंड सनसेट में क्या होता है लाइट आपका दूर से जो आ रहा होता है तो केवल और केवल आपके पास तक वो रेड वाला लाइट पहुंच पाता है, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ जो है वो काफी बड़ी होती है, वो जल्दी स्कैटर नहीं होता। तो जल्दी स्कैटर नहीं होता तो आप तक जो पहुंचा वो केवल और केवल रेड लाइट पहुंचा, इसलिए आपको क्या होता है केवल और केवल लाल कलर दिखता है ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज। इसके अलावा एक और इफेक्ट है दैट इज द टिंडल इफेक्ट। लाइट जब कहीं से पास हो रही होती है वहां पे थोड़े बहुत पार्टिकल्स होंगे तो वो लाइट आपको उस लाइट का पूरा लगेगा कि चमकता हुआ सा वो मेरे अंदर दिख रहा है, वो आपको दिखेगा। सिंपल सी बात है ना, घरों में पुराने घरों में जो छप्पर होते थे तो छेद होता था, वहां से लाइट आएगी तो आपको एकदम बीम ऑफ लाइट विजिबल होती है। तो दैट इज व्हाट दैट इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। सुबह सुबह जाओ कहीं पार्क वगैरह में, अभी ओस का मौसम आया है, अभी अब जाओगे तो अभी टिंडल इफेक्ट दिखेगा, गर्मी में नहीं दिखेगा, ठंड में दिखता है। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स अभी ज्यादा होते हैं। ठीक है, वो कंडेंस रहते हैं, नीचे की तरफ पार्टिकल्स कंडेंस रहते हैं तो आपको दिखेगा। ठीक है, या फिर आपका यही टिंडल इफेक्ट लिक्विड से जब पास करोगे सॉल्यूशन होगा तो वहां पे भी डिपेंडिंग अपॉन कि उसका साइज कितना है आपको टिंडल इफेक्ट पार्टिकल्स में भी आपको सॉल्यूशन में भी पास होता हुआ दिखेगा। ठीक है, दो मिक्सचर जब आपने बना रखे हैं तो। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक यहीं पे आपका जुड़ा हुआ है दैट इज द ह्यूमन आई और आपका जो डिफेक्ट्स का करेक्शन है। ठीक है, तो ह्यूमन आई में 2-3-4 चीजें याद रखना। इसमें हालांकि सब कुछ है बट मेजर जो चीज आपको याद रखनी है वो क्या क्या रखना है। देखो, सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है आइरिस।
आइरिस का काम होता है ये कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जाएगी आंख के अंदर, वो कंट्रोल करने का जो काम है दैट इज द आइरिस। आइरिस क्या करता है, आइरिस इज लाइक अ गेट। तो ये आपका प्यूपिल है जहां से कि लाइट पास होगी, और ये है आइरिस जो इसका गेट है। तो डिपेंडिंग अपॉन इसका साइज कितना बड़ा या छोटा होगा उतने अमाउंट आपका लाइट क्या होगी आंखों में जाएगी। सो दिस इज सिंपली द आइरिस। इसके अलावा हाँ जी, कॉर्निया जो है ये ध्यान रखना, ये कॉर्निया दिस इज द आउटर लेयर जहां से लाइट क्या करती है, इंटर आपके अंदर कर रही है, आंखों के अंदर इंटर करने का काम जो है दैट इज द कॉर्निया, और यही लाइट को आपको बेंड कराएगा। इसके अलावा जो मेन है दैट इज द लेंस, आपका जो आई लेंस है दिस वन, ये ही आई लेंस आपको हेल्प करता है, अपने आप को एडजस्ट करेगा। ये अपना आई लेंस क्या करता है, अपना फोकल लेंथ चेंज करता है। तो ये आई लेंस कभी क्या हो जाएगा, कभी आपको इसको खींच के इट विल बी लाइक दिस, और कभी इसको फ्लैटन कर देगा तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज की किस तरीके का लेंस है हमारे आंखों में, तो वो है आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कनकेव नहीं है, कन्वेक्स लेंस है, और वो क्या होता है उसका फोकल लेंथ आपको चेंज होते रहता है। इसके अलावा जो मेजर है दैट इज द रेटिना। ये जो रेटिना है यही वो सेंसिटिव सेल्स हैं जिसपे कि जब लाइट पड़ती है तो फिर वो क्या होता है, वो सेंस वो वही आपका इमेज फॉर्मेशन कराने में हेल्प करते हैं, यही सेंसरी मसल्स होते हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा जो है ये सिलियरी मसल, सिलियरी मसल का रोल क्या होगा कि जब फोकल लेंथ आपका चेंज होता है, जो आपका लेंस है उसका फोकल लेंथ चेंज करने का काम कौन करेगा, वो सिलियरी मसल। जब उसको खींचना होगा तो जब टाइट करेंगे अपने आप को, कांटेक्ट करेंगे तो ये लेंस का फोकल लेंथ वो बढ़ा देंगे, जब वो कंप्रेस कर देंगे तो लेंस का फोकल लेंथ वो क्या कर देंगे, आपको छोटा कर देंगे। तो ये मेजर कम से कम आपका आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल, प्यूपिल इज द होल जहां से लाइट इंटर करता है। ठीक है, और लेंस जो आपका लगा हुआ है ऑलरेडी। इसके अलावा 5 नंबर रेटिना, 6 नंबर सिलियरी मसल, ये याद रखना। 7वां जो है वो है एक ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है कि आंखों में बहुत सारे ये जो आपको यहाँ पे जो सेंसरी आप कह सकते हो नर्व्स हैं, ये सेंसरी नर्व्स यहाँ पे सारे एक इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने की वजह से ये पॉइंट ऐसा बनता है जहां पे कोई सेंसरी नर्व उस टाइम के लिए अवेलेबल नहीं होता है जो उसका इमेज को फोकस कर सके। तो ये ब्लाइंड स्पॉट ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे कोई लाइट गिरेगी तो उसको हमारा ऑर्गन जो है वो सेंस ही नहीं कर पाता, हमारी आंख उसको सेंस नहीं कर पाती, तो सामने होते हुए भी नहीं दिखती। ठीक है, तो कहते हैं ना कि अंधे हो क्या, मतलब सामने पड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, हो सकता है उसका इमेज जो है वो ब्लाइंड स्पॉट में बन रहा हो, तो आपको नहीं दिखेगी, सामने होते हुए भी नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये मेजर 4-5 इसके टर्म्स जो हैं ये आप जरूर इसको कर ले। नेक्स्ट इसके बाद जो आती है कहानी, तो ये तो आपसे चांसेस कम है पूछेगा, जो जनरली पूछता है वो पूछता है आपका करेक्शन, और देन ये कि पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, ये सिंपली लेंस के अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो अभी आपको बताया कि जो आपका ह्यूमन लेंस है, जो हमारी आंखों का लेंस है, तो सिलियरी मसल्स के थ्रू ये क्या करता है, अपना फोकल लेंथ चेंज करता है। ठीक है, तो कोई दूर का ऑब्जेक्ट इसको देखना हो तो ये क्या कर जाएगा, थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा, अपना फोकल लेंथ को बढ़ाएगा ताकि दूर से भी चीजें क्लियर बन पाए। पास की ऑब्जेक्ट को देखनी होगी तो ये अपना फोकल लेंथ छोटा करेगा ताकि मुझे पास की ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर दिखे, इसी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी एक लेवल के बाद अब आपको क्या करने का है कि भाई पास कोई ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हो तो ये अपना लेंस को छोटा कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, लेकिन एक लिमिट होगी ना इसके बाद में ये और छोटा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी अगर उससे भी पास कोई ऑब्जेक्ट को लेकर के चले आओगे तो फिर आपकी आंखें उसको क्लियरली नहीं देख पाएंगी, अपना फोकल लेंथ वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है। ठीक है, एंड दैट डिस्टेंस इज व्हाट, कितना है वो, एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन के लिए वो 25 सेंटीमीटर है, बट टाइम एंड एज के साथ ये चेंज। ठीक है, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसके पास यानी इससे ज्यादा नजदीक किसी को लेकर के आओगे तो फिर आपको क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, देन डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ठीक है, क्या क्या समस्याएं हैं और उसको आप कैसे ठीक करते हो। जो पहली समस्या आती है दैट इज द मायोपिया और नियर साइटेडनेस। तो मायोपिया का मतलब ये होता है कि आपको आपके पास की नजर तो ठीक है, ठीक है, दूर से आपको दिखना मुश्किल हो गया है।
distant object can't be seen clearly. Can't be seen clearly. तो दूर की ऑब्जेक्ट्स आपको क्या हो रही है, क्लियरली नहीं दिख रही। अब एक चीज बताओ, अभी मैंने बताया कि जब आपको दूर का चीज देखना होगा तो आपके फोकल लेंथ को क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा, फोकल लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी आईज जो है, आपका लेंस है वो फोकल लेंथ को उतना बढ़ा नहीं पा रहा है। बात समझ में आ रही है? तब आपको समस्या होती है मायोपिया की। अब इसमें देखो हो क्या रहा है, फोकल लेंथ को वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। जस्ट क्या हो रहा है, तो फोकल लेंथ को एडजस्ट ना करने की वजह से जो दूर की इमेज है, अगर ये फोकल लेंथ थोड़ा सा और बड़ा करता तब जाके ये यहाँ पे कंसेंट्रेट होती लाइट, आपको इमेज दिखाई देती। लेकिन क्योंकि ये कर नहीं पा रहा है तो फोकस जहां पे करना चाहिए था उससे पहले ही फोकल लेंथ थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो ये यहीं पे सारी की सारी लाइट क्या हो रही है, कन्वर्ज हो जा रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस लाइट को थोड़ा सा और बढ़ा के इसको दूंगा। तो आपने क्या कर दिया, कॉन्केव लेंस लगाया, और कॉन्केव लेंस जो लाइट सीधी आ रही थी इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। तो और बड़ा कर दिया तो अब रादर देन यहां फोकस होने के, अब ये थोड़ा सा पीछे जाके क्या करेगा, फोकस करेगा। तो कॉन्केव लेंस, मायोपिया का कारण क्या है कि फोकल लेंथ आपकी बढ़ नहीं पा रही है एक लिमिट के बाद। तो फोकल लेंथ नहीं बढ़ रही है तो थोड़ा सा डिस्पर्स लाइट उसको दो। डिस्पर्स लाइट देने के लिए आप क्या यूज करोगे, यू विल यूज द कॉन्केव लेंस। तो मायोपिया या नियर साइटेडनेस में आप यूज करोगे कॉन्केव लेंस। दूसरे साइड होती है आपको प्रेस मायोपिया, सॉरी दूसरा वाला हाइपरमायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, या लॉन्ग साइटेडनेस। उसमें क्या होती है कि आपको नजदीक की चीजें नहीं दिख रही है। अब नजदीक की नहीं दिख रही है मतलब क्या, कि फोकल लेंथ आपका आई छोटा नहीं कर पा रहा है, उसको कंप्रेस नहीं कर पा रहा है। उसमें क्या होगा कि फोकल लेंथ कंप्रेस नहीं कर पा रहा है तो जनरली क्या होगा कि इमेज जो बननी चाहिए थी, यहाँ पे फोकस होना चाहिए था, वो पीछे जाके फोकस होता है, ठीक है। तो पीछे जाके फोकस होने लगता है वहां पे, तो आपका रेटिना जो है, सॉरी जो आपका लेंस है वो और कंप्रेस नहीं हो पा रहा है, तो आपका फोकल लेंथ पीछे की ओर बन जा रहा है। तो आप क्या करोगे, आप इसको फोकस यहाँ पे कराना है तो लाइट को थोड़ा बहुत लेंस के अलावा आप खुद से भी कन्वर्ज करा दो। तो आपने क्या कर दिया, कन्वेक्स लेंस दे दिया, ये थोड़ा सा कन्वर्ज हुआ तो इसका पोजिशन आ जाएगा एग्जैक्टली रेटिना पे। तो आपका हाइपरमेट्रोपिया या फिर इसी को कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, यानी कि दूर की चीजें दिखती हैं, पास की चीजें नहीं दिखती क्लियरली, तो फिर आप वहां पे कौन सा लेंस यूज करोगे, आप यूज करोगे कॉन्वेक्स लेंस। अब किसी का पावर माइनस में है, किसी का पावर प्लस में है, तो फिर आपको पता चल जाएगा ना कि उसको मायोपिया है कि हाइपरमेट्रोपिया है, कौन सा लेंस लगा है। तो पावर ऑफ लेंस से निकाल के लेके आओ ये कौन सा लेंस है, एंड देन यू विल फाइंड कि उनके साथ इश्यू क्या चल रहा है। बात समझ में आ रही है? सो ये हो गया आपका मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। इसके अलावा तीसरा जो होता है दैट इज द प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में दोनों समस्याएं हो चुकी है, तो ना तो वो पूरा खींच पा रहा है, ना तो वो पूरा कंट्रोल कर पा रहा है। तो वहां पे आप क्या करोगे, आप बाइफोकल लेंसेज या दो लेंसेज को यूज करते हो। तो वहां पे आप किसी किसी के एजेड लोगों के देखना चश्मे, एजेड लोगों के चश्मे आपको ऐसा दिखेगा, ऊपर में कोई और लेंस होता है, नीचे में कोई और लेंस होता है, ठीक है। तो पास का देखने का है, पास का देखने के लिए आप क्या करोगे, नजदीक लाते हो आंखों को, तो वहां पे ये वाला लेंस आप यूज करोगे, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, ये दूर का ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज। तो दिस इज द प्रेस बायोपिया। ये ऐसा आपका इस तरीके से इनके लेंस का एडजस्टमेंट होता है। तो जिनकी उम्र हो गई तो दोनों खराब हो गया, ठीक है। बच्चों में जनरली क्या होती है परेशानी, बच्चों में जनरली होता है आपका मायोपिया, नियर का दिखता है, दूर का उनको क्लियर नहीं दिखता है। ज्यादा टीवी देखोगे तो हाइपरमेट्रोपिया होनी शुरू होती है, दूर पास का आना दिक्कत होने लगता है, ठीक है। तो ये आपका डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। यहां से भी क्वेश्चन खूब अच्छे पूछे लिए जाते हैं, आराम से आपको बार बार घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछा है। नाउ जस्ट आई डोनेशन के बारे में थोड़ी सी, कि आंख जो है तो आंख जो है आपका दुनिया में करीब करीब ऐसे लोग हैं 35 मिलियन पीपल, आपको दिस नंबर इज टू लार्ज, जो कि क्या हो जाता है, जो कि ब्लाइंड हो जाते हैं किसी कारण से, बट उनको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको बहुत सारी आई में बहुत सारी चीजें डोनेट करी जाती है, कॉर्निया इज द मोस्ट डोनेटेड पार्ट, ठीक है। तो जो आई का कॉर्निया है वो सबसे ज्यादा डोनेटेड पार्ट है आई में, ये ध्यान रखना। एंड दिस इज जस्ट अ नंबर मैंने यूज कर लिया, नथिंग मोर। आपको ये ध्यान रखना है कि आप आई कौन कौन डोनेट कर सकता है, कौन कौन नहीं डोनेट कर सकता। याद करो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था नोटो के बारे में,
जब मैं ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात करी थी, ठीक है, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी जो है आपकी, ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको देखती है कि कैसे ऑर्गन डोनेशन वगैरह कैसे हो रहा है। तो कौन कौन से लोग कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। तो जनरली क्या होता है, डेथ के बाद विद इन 4 to 6 आवर्स अगर आई को ट्रांसप्लांट कर दिया गया तो वो आपको काम में आ जाता है, ठीक है। और जनरली वो आप जो लोग डोनेट करके जाते हैं, तो या तो आप हॉस्पिटल में आप ये कर लो कि भाई मेरी डेथ होगी, डेड बॉडी वहीं से निकाल लेंगे, या फिर अगर आपने डोनेट कर रखा है तो जैसे ही डेथ हुई पर्सन की, यू जस्ट कॉल देम, दे विल कम एंड वो निकाल लेते हैं आंखों को, ठीक है। और एक दो आंखों से, यानी एक इंसान चाहेगा तो 4 लोगों को आप वो जीवन या कह सकते हो आप दुनिया को देखने की क्षमता वो दे सकता है। तो ये भी ध्यान रखना, 1 पर्सन कैन डोनेट आइज टू 4 पीपल, ठीक है। 4 लोगों को विजन दिया जा सकता है एक आंख से, मतलब एक आंख से नहीं, एक पर्सन की आंखों से, उसकी दोनों आंखें अगर ठीक है तो, ठीक है। हाँ जी, कुछ पार्ट एक में जाएगा, कुछ पार्ट, जैसे कॉर्निया जो है ना, तो सारा कॉर्निया यूज नहीं होगा एक ही में, कुछ कॉर्निया एक में जाएगा, आधा कॉर्निया दूसरे में चला जाएगा, वैसे ही, ठीक है। अब देखो कौन कौन से लोग कर सकते हैं। सो पीपल विथ यूज स्पेक्टिकल्स, जो चश्मे करते हैं, दे कैन डो। अदरवाइज जिनको कैटरैक्ट होता है, जो झिल्ली जम जाती है आंखों पे, ठीक है, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो डोनेट डाइज, कोई इशू नहीं है। जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, अस्थमा है, दोज विदाउट कम्युनिकेबल डिजीज, ये ध्यान रखना। डोनेशन करते टाइम में उनको किसी तरह की कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होनी चाहिए, वो लोग डोनेट कर सकते हैं। मेन है ये कौन डोनेट नहीं कर सकता, तो एक तो जिसको कम्युनिकेबल डिजीज है वो डोनेट नहीं कर सकता, दूसरा वो लोग जिनको एड्स हो, हेपेटाइटिस बी या सी हो, ए में डोनेट हो सकता है। ये देखो, ये प्रोबेबल क्वेश्चन कहीं बन जाएगा, अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कि हेपेटाइटिस बी और सी में नहीं डोनेट हो सकता, ए में किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा रेबीज में होगा नहीं होगा, ल्यूकेमिया है किसी को, टेटनस है, कोलेरा हो, मेनिंजाइटिस हो, इंसेफेलाइटिस हो, ये सारे के सारे लोग डोनेट नहीं कर सकते। तो सिंपली याद रखना, जो एड्स एचआईवी जैसी बीमारियां हैं उनमें लोग डोनेट नहीं करते, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज हो तो भी डोनेट नहीं किया सकता, तो दैट इज द सिंपली आई डोनेशन आपका ये रहेगा। और 1 पेयर ऑफ जो है आपकी आईज एक इंसान से निकाली जाए। आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए नोटों के साइड पे, ठीक है। एंड रजिस्टर करके आपका ये रहेगा कि भाई जिस दिन मेरा निकलेंगे तो अब आंख रख के करेंगे ही क्या, ठीक है। तो आप जो है आकर मेरा ये, तो आप जैसे ही 18 प्लस होते हैं यू कैन डोनेट। हाँ जी, करवा। अब देखो यहाँ पे इशू आना होता है ना भाई, घर वाले कहेंगे नहीं नहीं छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, हाँ चीरफाड़ नहीं होनी चाहिए, बट ठीक है भाई, अब क्या, जब वो शरीर ही नहीं बचा है, वो शरीर में जीवन ही नहीं है, तो क्या चीरफाड़, ठीक है। वो तो अब एक ऑब्जेक्ट की तरह है। तो केवल आंख क्यों, अगर डोनेट कोई करना चाहे तो अपनी बॉडी के आप मैक्सिमम